Any officer, set our me, even to the peril of my life. Fire up. Like sir, I've been conference out twice for my ND entries. जैसे ग्रेजुएशन हुआ स्क्रीन आउट दिमाग खराब हो गया था। मैं कह यार हो क्या रहा है, अपने कॉन्फ्रेंस तक तो जा रहे थे, अब तो वो भी नहीं जा पा रहे। जनरली मैं एक्सेप्ट कर रहा था हो जाएगा, पर मेरा उसमें भी नहीं हुआ। तो मैं कहता हाँ बेटा बना बना, मेरे को बना, मेरे माथे में तो लिखा हुआ है। उन्होंने लिटरली उन्होंने गालियां भी निकाली थी कि मतलब तू वो है, ये है, तेरे सीरियस नहीं ले, तुम्हें फौज में जाना है। हाँ, मैं कह नहीं सर, मैं सर I did hard work and I got recommended in October I got recommended for Navy, so I did hard work, so not got time to prepare for the net and exam, तो मैंने सर एसएसबी में ज्यादा, तो कहता एसएसबी में तो चूतिया भी रिकमेंड। मैं मतलब मेरे को तो खुद को हंसी आने लग गई। सर ने बोल दी। तो मेरे को कहते हैं कि एसएसबी में तू रिकमेंड नहीं हुआ है, एसएसबी में हमने तुझे रिकमेंड किया है, तो तूने कुछ नहीं किया है। तो मैं सर क्या करूं। मैं कुछ बचा ही नहीं है। फिर मैं कैसे एसएसबी की करूंगा, वो एसएसबी का नाम मत ले मेरे सामने, छोड़, एसएसबी नहीं होगा इधर, एसएसबी में यू आर आउट। इधर एसएसबी में तो नहीं होने वाला है, उसका छोड़, उसके अलावा बता। कहता कि फिर मैं सर ऑनलाइन में टीचिंग करता हूँ सर, तो मैं सर हाँ नहीं, उनके जैसे ही हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे 5-6 बजे के आसपास, तो वो मिलने आए थे और उन्होंने बोला कि पहले आए, हाथ मिलाया, कहा तेरी फटी थी ना, मैं हाँ सर मेरी फटी थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हमारे साथ है गोपाल सिंह राठौर। ही रिसेंटली गॉट रिकमेंडेड फॉर इंडियन नेवी फ्रॉम 12 एसएसबी बैंगलोर एंड फॉर इंडियन एयरफोर्स लाइक फ्रॉम एएफएसबी मैसूर। कांग्रेचुलेशंस गोपाल। Thank you sir, thank you for inviting me to your platform. And like thanks to you to coming on this platform and share your valuable insights about SSB. You got recommended for Indian Navy as well as for Indian Air Force. बस आर्मी बचा है। आर्मी की कोई एसएसबी है? सर एक एनसीसी वाली होगी इन दिसंबर, सो आई विल ट्राई टू गिव आर्मी आल्सो। अपना एकेडमी से बाहर आना, और लाइक शायद नेवी का तो तब तक पासिंग आउट भी हो जाए। कितने महीने की ट्रेनिंग है नेवी? सर वो एनओसी रेगुलर नाउ, द कोर्स इज फॉर वन ईयर ड्यूरेशन, सो आई विल बी पास आउट इन जून 2026। ओके तो लाइक यू हैव दैट चांस की मतलब आर्मी के लिए तुम बाहर निकल के आओगे एंड त्रिमूर्ति बन के जाओगे। ठीक है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में रिकमेंडेड। ठीक है, अलग ही हौला होगा तुम्हारा। विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट सर। Okay, so Gopal, once again, congratulations, and like you got recommended twice, so you have like valuable insights about SSB now. Okay, Yes, so sir. you are like first of all, for our audience, just give your brief introduction, like your name, native place, your educational qualification, number of SSB attempts. Okay, so my name is Gopal Singh Rathod. I am from Bikaner, Rajasthan. I completed my post graduation from like MSc Mathematics from Bikaner only last year 2024 in November. I have been recommended for Indian Navy for SSC Tech Education entry in 11th attempt, and for Indian Air Force FCAT entry in my 13th attempt for Mysore SSB. So I have given total 13 attempts so far. And as for my complete education, like schooling, college, and post graduation, all are done from my native place Bikaner only. Okay, ठीक है। सो गोपाल, मतलब तुम रेकमेंड हुए फर्स्ट ऑफ ऑल नेवी के लिए 11th अटेम्प्ट में, एंड उसके बाद 13th अटेम्प्ट Yes, में sir. एयरफोर्स के लिए रेकमेंड हुए। वो उससे पहले एक बार स्क्रीन आउट हो गए थे, तुमने मुझे बताया था। लाइक तुम बैंगलोर ही गए थे क्या उसके लिए? सर मैं लाइक जो बैंगलोर में रिकमेंड हुआ था 11th अटेम्प्ट में नेवी के लिए, और उसके बाद 12th अटेम्प्ट में भोपाल गया था मैं एनसीसी एंट्री। वहां से स्क्रीन आउट हो गए थे। अच्छा, वहां मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। ठीक, लाइक वही चीज मैंने बोला ना कि लाइक एक बार रिकमेंडेड कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाए ना, तो उसको लगता है यार क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, अभी तो तुम लोगों ने मुझे लाइक भरोसा दिया था कि मैंने कुछ किया है जिंदगी में, अब तुम बाहर निकाल रहे हो मुझे पहले ही दिन। हाँ सर, क्योंकि मैं पहले दिन मैं आया और थोड़ा लेट हो गया था, मैंने मैसेज नहीं किया घर पे, तो घर वालों ने सोचा स्क्रीनिंग हो गया होगा, मैंने 2 बजे कॉल की। उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। मैं कि फौज है यहाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वरना तुम त्रिमूर्ति हो जाते। 11th में नेवी के लिए, 12th में आर्मी के लिए और 13th में एयरफोर्स के लिए। बस तुम्हें हाँ। स्क्रीन होना था। ठीक सर है, एनसीसी में तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है सर, ऑलमोस्ट स्क्रीन आउट ही है सारे। तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, एनसीसी में सबका लाइक रिकॉर्ड ऐसा ही है। मतलब वहां पर इतनी सारी तो रिपोर्टिंग आ जाती है, जनता आती है। आजकल ऐसा हो रहा है कि परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो रिपोर्टिंग अब बहुत कम हो रही है। नहीं सर, फिर अभी भी जैसे 220 अभी जो बैचेस हैं उनमें 220 ही हो रही है सर, अभी भी पता नहीं है। पहले तो 350-400 आ जा रहे थे, अब तो हाँ 220 उससे कम है उससे काफी। कंपेयर टू हाँ, लाइक एयरफोर्स में आ जाते हैं 150 से 200 के बीच में। 200 तो सर एयरफोर्स में एफकेट में ही आ जाते हैं 200। तो बट एफकेट वही में है। सर एक एडवांटेज है कि 50-60 के बीच में ले लेते हैं, एनसीसी में 25-30 बंदे लेते हैं।
25-30 ही लेते हैं, उनका अपना फिक्स है कि बोर्ड में इतने बंदे हमें रखने हैं, 30 32 35 से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ ओके, सो लाइक दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में लाइक गोपाल के इनसाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक ही गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 12 एसएसबी बैंगलोर एज वेल एज फ्रॉम एएफएसबी मैसूर, तो दोनों ही एसएसबी का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। एंड उसने बहुत सारी एसएसबीज दी हैं, मतलब ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज 11th अटेम्प्ट एंड 13th अटेम्प्ट, मतलब इससे पहले तुमने गोपाल स्ट्रगल देखा हुआ है, दर्द जी देखा सर। हुआ है, ठीक है। यू आर अ हार्डकोर रिपीटर, तुमने लाइक सारी एक्सपीरियंस कर रखी है चीजें, है ना, जी सर। स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, फिर फाइनली यू गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस, ठीक है। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक बार एसएसबी का जर्नी थोड़ा सा बता दो, मतलब कहाँ से तुमने स्टार्ट किया, कौन सी एंट्री से स्टार्ट किया, और फाइनली तुमने कहाँ पर तुम्हारी जर्नी खत्म होती है, एंड नाउ यू आर लाइक रेडी टू जॉइन द एकेडमी। Yes, sir. So, like, sir, I have started giving my SSB from ND entry. Like, I completed my 12th in 2018, and I appeared for my first SSB for ND entry at 33 SSB Bhopal Navy for Navy only. And in 2020, again, I have given ND entry. This was my second SSB. So, like, on 12th basis, I have given two SSBs for ND entry, both conference out. Then, sir, after my completing my graduation, I went for the SSB to Varanasi for FCAT entry, where I got screen out, then NCC screen out, then again screen out. Like, sir, I've been conference out twice for my ND entries. जैसे ग्रेजुएशन हुआ, स्क्रीन आउट स्क्रीन आउट स्क्रीन आउट, दिमाग खराब हो गया था। मैं कहा यार हो क्या रहा है, अपने कॉन्फ्रेंस तक तो जा रहे थे, अब तो वो भी नहीं जा पा रहे। फिर देन अगेन सर थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करी, देन सर फिर वापस एफकेट आया, फिर बीच में ये नेवी टेक वाला आया, तो सर बीच में कोस्ट गार्ड का भी दिया मैंने। जब मेरा कोस्ट गार्ड का एसएसबी था, जब मुझे कोई आइडिया नहीं था, उसमें कहते थे कि वो है डिफरेंट होता है, तब सर दैट वाज द फर्स्ट इनसाइट कि मुझे आपके बारे में पता चला। तो अच्छा, मैंने तो सर्च किया टीएसबी कि की सर वीडियोस वो देखी होंगी तुमने, टीएसबी का ब्लॉग देखा होगा। पीएसबी का ब्लॉग देखा था, और वो जो जो होता है ना वो सीसीबीटी, उसकी आपकी वीडियोस देखी थी, देन आई गॉट टू नो अबाउट यू। एंड देन सर जून में लगभग जून में मैं कोलकाता गया था, यही सेम एंट्री एसएससी नेवी टेक एंट्री। उस समय मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि यार इस बार तो हो ही जाएगा। मैं कहा फिर वहां जब नहीं हुआ, जब दिमाग खराब हो गया यार, क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर उससे पहले मैंने, उसके बाद में फिर वैशाली मैम भी आप जानते होंगे, हाँ 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 हाँ। हाँ उनका मैंने बैच लिया था, उनसे मैंने पर्सनल गाइडेंस लिया था। फिर मेरे को चाहिए था कि मेरे को अब प्रैक्टिस करनी है, मेरे दो एसएसबी थे, तो यार वही आपके थ्रू पता चला, ग्रुप के थ्रू कि भाई अंकुर सर बैचेस के अंदर कराते हैं वो प्रैक्टिस वगैरह। तो वहां मैंने आपका एनरोलमेंट लिया, और जो आपका कंटेंट था, मैं आपके कंटेंट के लिए बार बार आपको थैंक यू बोल भी चुका हूँ। जो चाहे वो टैट वाली स्लाइड्स हो, चाहे वो वैट के वर्ड्स हो, वो कंप्लीट जितनी प्रैक्टिस वाला जो काम है वो सारा मैंने उसी कंटेंट के थ्रू किया है। और मैं जेन्युइनली थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो टैट वाली तो पिक्चर्स वही रिपीट हो जाती है। हाँ। जिसमें मैं रिकमेंड हुआ उसमें भी 7 पिक्चर्स रिपीट हुई, और जिसमें 13th अटेम्प्ट में जो एयरफोर्स में, उसमें भी कम से कम 5 पिक्चर्स सेम एज इट इज आई थी। तो इन द सेंस वो मतलब प्री कंसीव नहीं, बट एक आइडिया होता है कि अपने पास ऑलरेडी, कि अचानक उस मोमेंट पे शायद वो 2-4 चीजें मिस आउट हो जाती है, तो वो चीज अगर अपने पास पहले से एटलीस्ट अगर 4-5 स्टोरीज में भी एडवांटेज है तो हेल्प ही करता है सर। तो वहां से फिर वो जो प्रैक्टिस का जो एक छोटा सा गैप रह रहा था, कि अब अप्रोच सही हो चुकी थी बीच में, मतलब जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई सर, तो मेरी अप्रोच ही थोड़ी गलत हो गई थी, गलत थोड़ी गाइडेंस ले ली थी। एनडीए टाइम में सब ऐसे ही बच्चे थे, जिसने वो बालो एकेडमी गया था सर, जो उन्होंने बताया उससे स्क्रीनिंग तो हो गया था, पर फिर कभी बाद में, अभी कल परसों मैं वो पुरानी किताबें वगैरह रख रहा था, तो कोई वो एनडीए टाइम वाली स्टोरीज मिली, मैंने स्टोरीज देखी, मेरी तो रूह कांप उठी। मैं कि ये क्या लिखता था ये लिखने वाले का तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। सच में सर, वो परमवीर चक्र दिला दिया, वो रेलवे स्टेशन में आग लग गई, उसको अकेला बुझा दिया। पता नहीं सर 12th में क्या क्या लिखते थे। फिर सर वहां मतलब एक तो उसके बाद में वहां अप्रोच पता चली कि यार यहाँ अपनी मेजर गलती हो रही है। फिर सर आपके जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। फिर वहां जब जून में जहां मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं शायद, वो मेरा 8th या 9th अटेम्प्ट था, वहां नहीं हुआ। फिर उसके बाद कोस्ट गार्ड आया, तो उसमें ऑलरेडी आपका बैच ले चुका था, मैम से भी गाइडेंस ले चुका था। फिर बहुत था कि अब तो कॉन्फिडेंट थे कि अब तो हो ही जाएंगे, और वहां भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया सर, वो एफएसबी था वहां भी नहीं हुआ। मैं कहा यार क्या हो रहा है। हो फिर क्या सर रहा है जिंदगी अक्टूबर, में। हाँ हो क्या रहा है जिंदगी में। हाँ कब फिर होगा। सर फिर, फिर अक्टूबर में सर ये अटेम्प्ट आया, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ, 11th अटेम्प्ट था मेरा ये सर। इसमें फिर मैंने दिया, इसमें मैंने हर बार क्या सर, कोई टास्क खराब हो जाता था, दिमाग में टेंशन लेनी है, यार सही कैसा हो गया वैसा हो गया। इस बार मेरी सर उस अटेम्प्ट में, उस हमेशा तो क्या लास्ट के 15-20 दिनों में तैयारी करता था, ये करता। उन दिनों पता नहीं कोई एग्जाम चल, हाँ शायद मेरे एमएससी के फाइनल एग्जाम चल रहे थे, तो वो जस्ट कंक्लूड हुए थे, और उसके 5-7 या 10 दिन के बाद में मेरे ये एसएसबी था। तो मेजरली मेरी 1 महीना उन्हीं एमएससी के एग्जाम्स में ही था। मैं कहा चलो दे आते हैं, कोई नहीं। और ये एसएसबी जनरली लेट आता है, मतलब ये मेरा अक्टूबर में आया था, जनरली ये दिसंबर या जनवरी में आता है। तो मैं उसी माइंडसेट पे था कि मेरे एमएससी के एग्जाम्स खत्म होंगे, 2 महीने मेरे पास बचेंगे, मैं मेरी तैयारी करूंगा, मैं जाऊंगा। तो सर ये जैसे एमएससी एग्जाम खत्म हुए 10 दिन के अंदर एसएसबी आ गया। मैं गया तैयारी तो है ही नहीं। सरप्राइज सरप्राइज। सर फ्री माइंड से गया, और सर रिकमेंड भी हो गया।
बहुत सही। वही चीज़ ना, एक तो ना जब हम लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं ना, तो कॉन्शियस हो रहते हैं हर एक चीज़ के लिए, कि स्टोरी में ये भी डालना है, ये चीज़ हटानी है, ये हाँ करना है, वो करना है। तो लाइक कुछ चीज़ें होती हैं, हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपने आप को। जी तैयारी सर। तुम्हारी वही यूज़ हुई होगी, जो पहले तुमने कर रखी है, लेकिन हाँ इस बार थोड़ा फ्री माइंड था कि हाँ यार, फ्री टेंशन नहीं माइंड है। का सर बहुत फर्क पड़ता है सर। ये जो मतलब अपन टेंशन लेते हैं उस चीज का बहुत कहीं ना कहीं दूसरे टास्क पे इम्पैक्ट पड़ता है सर। इन केस कोई मान लो एक दो स्टोरीज खराब हो जाती है, पता तो चल ही जाता है सर। फिर उसको दिमाग में टेंशन रख के सर अगले दिन इंटरव्यू खराब होता है, फिर जीटीओ खराब होता है। तो फ्री माइंड वाला ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। और लोग कहते हैं, मतलब पहले लोग कहते थे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं सोचता था सालों तुम रिकमेंड हो गए हो जब तुम्हें बातें आ रही है। इसीलिए बोल रहा पर हूँ। जेन्युइनली पॉजिटिव माइंडसेट रखने से बहुत फर्क पड़ता है। अभी अगर मैं भी अब किसी को बोलता हूँ कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट रखो, कि भाई तुम्हें बातें आती है तो रिकमेंड हो भाई गए। तू तो 2 बार रिकमेंड हो गया है, इसीलिए बोल रहा है, हाँ बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है। मेरे को भी सर यही लगता था, बट सर जनरली पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट से चीजें पॉजिटिव अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो गौरव लाइक तुम्हारी खतरनाक जर्नी रही है। मतलब शुरुआत में एनडीए ट्वाइस, यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, फिर उसके बाद मल्टीपल स्क्रीन आउट लगातार। मतलब लाइक क्या मोटिवेशन था तुम्हारा? लगातार तुम देते जा रहे थे, इतने स्क्रीन आउट धड़ाधड़ देख रहे थे। कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे इस जर्नी में? वही सर, जैसे ग्रेजुएशन हुई 2022 के अंदर, जून के अंदर, तो सर फिर अक्टूबर में पहला से दिया, उसमें स्क्रीन आउट, फिर दिसंबर में स्क्रीन आउट, फिर जनवरी में स्क्रीन आउट। तो 3 लगातार स्क्रीन आउट है। मैं यार गड़बड़ क्या हो रही है। एनसीसी में तो चलो वो मैं भीड़ मान ली, मैं क्या एफकेट में भी स्क्रीन आउट हो रहे हैं बन, ऐसे कैसे हो रहा है। फिर सर वही सर थोड़ी सी अप्रोच चेंज करी। मतलब वो अभी थी, वो बीच में गैप आ गया था, एसएसबी का कुछ तैयारी करी नहीं थी सर। फिर थोड़ा कि भैया अब वो एनडी वाली स्टोरी से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा इंप्रूव करते हैं। तो अपने सर आप वो स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे ग्रेजुएशन के लेवल के। हाँ, हाँ। तो सर वो थोड़ी इम्प्रूवमेंट किया स्टोरी में, फिर स्क्रीन इन होना वापस चालू हुआ। उसके बाद एक आध बार स्क्रीन आउट हुआ, सारे कॉन्फ्रेंस ही थे। तो सर उसके बाद में स्क्रीनिंग चालू हुई। फिर वही था सर, कुछ ना कुछ अप्रोच गलत थी इंटरव्यू में, अननेसेसरी सामने इंटरव्यू ऑफिसर को थाली में परोस के देता था, लो सर ये मेरी वीकनेस है और लो लो अटैक करो मेरे उजाड़ दो, को। उजाड़ दो। जो बम्बार्डमेंट कर दो सर, वो चीजें फिर पता चली कि यार वो नहीं करनी चाहिए। फिर सर साइक में मेजरली मैं मानता हूँ, थैंक्स टू बालो एकेडमी, उन्होंने जो मेरी खराब करी थी। क्रेडिट गोज़ टू बालोई अकेडमी। हाँ, मतलब वो, अब बुराई तो नहीं करनी चाहिए, बट ऑनेस्टली वो ऐसा ही बताते थे फिक्स पैटर्न में कि ऐसा करना है, वैसा करना है, दिस एंड दैट। बट फिर पता चला कि जो टेट की जो मेन जो रिक्वायरमेंट है, वो साइकोलॉजिस्ट ये चाहता है कि अगर कैंडिडेट इस सिचुएशन में कभी रहा होगा या कभी आएगा, तो वो उस समय एग्जैक्ट उसके अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ स्टाइल, अकॉर्डिंग टू हिज लाइफ वो क्या एक्शंस लेता है, क्या अब मतलब स्टेट की स्टोरीज लाइफ पे ज्यादा बेस्ड होनी चाहिए, वो मुझे पता चला। तो मैंने पहले, फिर बीच में जब स्क्रीन आउट हो रहा था, तो फिर हाई फाई स्टोरीज बनाने लग गया। आईआईटी स्टूडेंट बना दिया, कलेक्टर टेक्निकल बना दिया, स्टूडेंट्स। हाँ, हाँ। और एसपी बना दिया, तो वैसी स्टोरीज बनाने लगा। तो वहां भी कुछ काम नहीं चल रहा था। फिर अप्रोच जब सही हुई कि नहीं यार पूरी लाइफ बेस्ड, जैसे कि मैं एमएससी करी तो मैं कई स्टोरीज बनाता। जैसे मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करता था, तो एक आध मैं ऑनलाइन टीचिंग को ऐड करता था। जैसे स्पोर्ट्स, एनसीसी में मैंने हॉर्स राइडिंग की है, तो एक वो घोड़े वाली पिक्चर भी उस आपकी स्लाइड में ही है। तो हुँ। उसमें मैंने एनसीसी आरडीसी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स होते हैं आरडीसी परेड के अंदर, उसके ऊपर स्टोरीज बनाई। फिर वहां से जब अप्रोच चेंज हुई, पर्टिकुलरली साइक में टेट के लिए, तो वहां से लगने लगा कि यार अपन रिकमेंड होंगे। फिर भी 2 या 3 अटेम्प्ट में सर कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। फिर जब तीनों चीजों की सिंकिंग बैठी अक्टूबर 2024 में, तो सर रिकमेंड हो गया। वो एक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? यस सर। लाइक हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अगर हमको नहीं पता ना कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक वो कॉन्शियस रहता है कि इंसान यार कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये जो साइड दिया ये सही है कि मतलब मुझे तो खुश हूं मैं, लेकिन सामने वाले की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। वो अगर कॉन्फिडेंस कोई बोल देना कि भाई 100% यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब तुम्हारा ये जो तुमने इमोशंस और फीलिंग्स डाली है, जैसे तुमने एक्सप्रेस किया अपने आप को, ये बिल्कुल सही तरीका है। वो कॉन्फिडेंस अगर एक बार आ जाए ना, फिर तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। एंड सर इसी चीज के लिए मेंटोर बहुत जरूरत है सर। मतलब मैं स्टोरीज लिख रहा हूँ, मुझे वो सही लग रही है, बट एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से जिसने वो चीजें देखी है, एक्सपीरियंस की है, या उस चीज के अंदर वो रहा है, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकता है सर। जैसे कि सर कई स्टोरीज में माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं, खुद को परफेक्ट लगती है यार ये बेस्ट स्टोरी है मेरी तरफ से, बट अगर सर दूसरे के जो मेरा पर्सपेक्टिव इतना है, आपका इतना होगा, तो सर वो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। इसलिए मेंटोर और सर राइट अप्रोच के अंदर, डायरेक्शन के अंदर प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर एसएसबी में तो आपको तो पता ही होगा सर, मतलब बंदे इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतने परफेक्शन। मतलब एक बंदा मेरे को एसएस में मिला था, उसको आप कोई भी वर्ड दे दो, एकदम विद इन 2 सेकंड्स के अंदर बढ़िया सा सेंटेंस फ्रेम करके दे देगा। स्टोरीज कोई भी ला दोगे, ऑलरेडी उसके पास सब कुछ है, बट वो रिकमेंड नहीं हो पा रहा था। तो मेरे हिसाब से एसएसबी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, कि आपको हर स्टोरी परफेक्ट लिखनी है, आपको वेट परफेक्शन लिखना है, या फिर आपको इंटरव्यू में आपको सब कुछ ही बता के आना है, अगर आप मतलब सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इट इज नॉट अबाउट दैट। एसएसबी इज ऑल अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ बीइंग योरसेल्फ, कि भाई आप अपनी लाइफ से कनेक्टेड कैसी चीजें आप रिप्रेजेंट कर पाते हो, कैसे आप जस्टिफाई कर पाते हो एसएसएस को। हम्म। आप मतलब एसएसबी कहीं कहते हैं कि एसएसबी पास या फेल, तो एसएसबी मैं तो मानता हूँ कि एसएसबी एसएसएस को खुद भी बोलते हैं कि बस चेक कर रहे हैं कि आप जो हो वो फिट हो सकते हो या फोर्सेज में नहीं, दैट्स इट। ये कोई
पास फील का नहीं है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एडजस्ट हो सकती है फोर्सेस के अंदर या नहीं। अगर हो सकती है तो यू आर इन, नहीं हो सकती है तो यू आर आउट। और उसमें भी आप कई चीजें आप सुधार सकते हैं। तो सुधारने के लिए मेरे हिसाब से एक मेंटोर और एक राइट डायरेक्शन के अंदर प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे गोपाल तुमने बताया कि मेंटोरशिप एंड लाइक राइट गाइडेंस एंड ऑल, सो लाइक यू अटेंडेड माय वर्कशॉप एज वेल इन जुलाई, यस सर। है ना? एसएसबी वर्कशॉप 10 तुमने लाइक अटेंड करी थी। तो उसके बाद तुम्हें मतलब कैसे हेल्प मिली तुम्हारी वर्कशॉप में? जैसे तुमने अभी बताया कि लाइक यू प्रैक्टिस्ड अ लॉट, मतलब जो भी मेरा कंटेंट था, ठीक है, लाइक तुमने उसको रगड़ दिया पूरा, वैट यस सर। एसआरटी टैट पिक्चर्स एंड ऑल, इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस, जीटीओ एंड सब कुछ जो भी मैंने प्रोवाइड किया था, है ना, वो सारा तुमने कवर कर लिया। इसके अलावा लाइक और कैसे तुमने इसको यूटिलाइज किया, और वो लाइक तुम्हारे कैसे हेल्प किया टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, जो तुम बता रहे थे कि सर अक्टूबर तक आते आते मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा था कि अब हो जाएगा। जी सर। सर जून तक जो इसमें अटेम्प्ट में सोचा था कि रिकमेंड हो जाऊंगा कोलकाता में, उसमें नहीं हो पाया। फिर सर वो ऑलरेडी मेरे को राइट अप्रोच मिल चुकी थी, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए एक बैच चाहिए था, तो मैंने आपका, मेरे को कहीं से पता चला तो मैंने आपका बैच लिया सर। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, इंटरनेट के ऊपर मेरे पास जो फाइल्स थी टेट की, बहुत सारी पिक्चर्स थी, पर सर कई अननेसेसरी पिक्चर्स थी। मतलब पीडीएफ उसमें 500 पिक्चर्स है, बट वो एसएसबी रिलेवेंट नहीं थी। तो जो पहला जो सबसे बेनिफिट मिला कि सर जो एग्जैक्ट पिक्चर्स जो एसएसबी में आती है उसका आपके पास कंपाइलेशन था। तो सर उसमें मैं क्या करता था, जैसे कि उसमें मान लो पिक्चर्स मैंने ली, तो उसको मैं पहले एकदम ऑब्जर्व करता था 1-2 मिनट 4 मिनट जितना भी, उसमें फिर मैं सोचता था कि यार इस सिचुएशन में मैं होता या इस पर्टिकुलर पिक्चर का मेरी लाइफ से कनेक्टेड मैं क्या स्टोरी बना सकता हूँ। जैसे कि वो घोड़े वाली मैंने आपको बताई, घोड़े वाली में कुछ भी बना सकते हैं, बट मैंने एनसीसी की थी तो मैंने उसको बनाया दिया कि भाई अभी हमारे आरडीसी के ट्रायल्स होने वाले हैं, तो उसमें जैसे मैं अंडर ऑफिसर था, तो अंडर ऑफिसर में जो कैंडिडेट था वो कैसे प्रिपरेशन करता है सुबह शाम, वो चीज थी। दूसरी चीज जो भी, और एक वो थी कि एक थी ना वो जो दादा दादी बैठे होते, एक बंदा गुस्से में जा रहा होता है, हाँ हाँ हाँ, मतलब बाहर की उसमें भी तरफ जा रहा होता है वो वाला। वो रूम के बाहर की तरफ जा हाँ। रहा होता है। तो मतलब मेन जो आपकी जो टैट की स्टोरीज थी उनको मैं एक एक करके उठाता था, और उसमें मेरी लाइफ से कनेक्टेड मैं थीम्स लिखता था कि यार इसमें ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। और सर एक मैंने सर कभी स्टोरीज लिख के प्रैक्टिस नहीं करी। मतलब वो मेरा ये कॉन्सेप्ट था, वो सही है नहीं गलत, बट मेरा था कि मैं अगर ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करूंगा तो सर वो जो वहां जब मैं लिखूंगा तो उसमें ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ऑलरेडी वो प्री कंसेप्ट पूरा लगेगा। मैंने सर जैसे कि आपकी पिक्चर्स थी उसमें मैंने मेरी थीम्स दिमाग के अंदर लिख ली, भाई इसमें ये थीम लिख सकता हूँ, 2-3 थीम लिख सकता हूँ, और 2-4 मेजर मेजर एक्शन लिखता था। बाकी रैंडम जो एसएसबी के अंदर जो मेरे से लिखा जाता था कंपाइल करके मैं लिखता था। आइडिया ये था कि सर ज्यादा प्रैक्टिस करने से या ज्यादा स्टोरीज लिखने से वो जो ऑथेंटिसिटी है, जो जो कंसीव्ड आइडिया, वो ऐसे परफेक्ट स्टोरी हो जाएगी, तो शक होने हाँ, लगेगा कि भाई इतनी अच्छी स्टोरी कैसे लिख रहा है ये। ज्यादा। हाँ, मैं इसलिए मैं वो नहीं करता था, वो मेरा हमेशा से पॉइंट रहा था कि मैं कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं करूंगा। और सर वैट में सर वैट की जो स्ट्रेटेजी ये रहती थी सर, मैं इस तरीके से सेंटेंस लिखता था कि मतलब अगर मैं कुछ भी लिखूं 8-10 लाइन, क्योंकि उससे मेरी पर्सनैलिटी का साइकोलॉजी से कुछ ना कुछ पता चले। मतलब कुछ भी ऐसा कि ऐसे नहीं, कोई भी सेंटेंस अगर मान लो कुछ भी मुझे एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा, पर ऐसा कुछ लिखे 8-10 लाइन में कि पर्सनैलिटीज का आपका कुछ ना कुछ साइकोलॉजी मतलब को जैसे स्टोर है। एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं, हैप्पी। तो हैप्पी को तुम कैसे प्रोजेक्ट करोगे ताकि आप अपनी पर्सनालिटी और लाइक कोर क्वालिटीज को प्रोजेक्ट कर पाओ? हैप्पी मतलब सर जैसे कि मतलब कि टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली फॉर स्मॉलर थिंग्स मेक्स यू हैप्पी और योर फैमिली हैप्पी। मतलब सर बैठ का मैंने कभी भी मतलब प्री कंसीव्ड थॉट्स प्रैक्टिस नहीं नहीं लिखे किया। रैंडम। आप कभी, मैंने लोग तो साइट प्रैक्टिस भी टेस्ट मतलब जो कंप्लीट कंपाइल देते हैं सर, मैंने अभी तक जितनी कॉन्फ्रेंस दिए उतने ही साइट टेस्ट दिए हैं, मैंने कभी घर पे आज तक नहीं दिया। मतलब बैठ का तो स्पेशली जो थॉट आया दिमाग के अंदर वो लिख दिया, जो पहला जो स्टिमुलस जनरेट हुआ वो लिख दिया, पॉजिटिव सा बेसिक सा सेंटेंस। और बैठ तो सही, कई बार मैं खुद जब 20 सेकंड का पॉज मिलता है जब मैं कई बार पढ़ता हूँ, मैं कि यार ये क्या लिखा है मैंने। मतलब वो बहुत बेसिक सेंटेंस होते हैं, बट मेरे हिसाब से उसमें कुछ हाई फाई लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने हमेशा से बेसिक सेंटेंस जो पहला थॉट आया वो लिख दिया। कभी नेगेटिव इतना निकलता भी नहीं है उस समय, या कभी मे बी माइंडसेट की वजह से जो बेसिक सिंपल थॉट्स लिख दिए। और एसआरटी का भी सर कॉमन सेंस वाली है कि जो कॉमन सेंस कहता है वो लिख दो, दैट्स इट। एसडी जरूर सर, मैंने जैसे आपके वो सैंपल्स थे, पीडीएफ आपने 3-4 शेयर किए थे, उससे रेफरेंस में कि भाई ज्यादा नेगेटिव नहीं, तो 1-2 ऐसी चीजें जो आप इंप्रूव कर रहे हो या जो मतलब कर सकते हो उन चीजों का मेंशन करना। एकदम ही पूरा नहीं कि 10 की 10 लाइन परफेक्ट, लास्ट के 2 लाइन हमेशा ऐसा लगता था कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पेरेंट्स की पर्सपेक्टिव से कि भाई इसको ये थोड़ा, जैसे कि सर मैं पहले उठता नहीं था लेट वगैरह, आज से 2 साल पहले जैसे साइकिलिंग वाइकलिंग करी मैंने, उसमें ऐसे डाल दिया कि पेरेंट्स, मेरा मॉर्निंग शेड्यूल पसंद नहीं था, बट लाइक रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 6 to 8 months आई बीन डूइंग साइकिलिंग, उसमें मैंने वो चीज भी कवर की। जैसे वीकनेस बता के उसी की अगली लाइन में शॉर्ट में उसको कैसे ओवरकम कर रहा हूँ या ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एसडी में वो चीजें, वो पहले एनडी के टाइम से शुरू में ऐसा था कि परफेक्ट ही परफेक्ट लिखता था। माय पेरेंट्स आई एम द बेस्ट चाइल्ड। मुझसे अच्छी औलाद किसी की नहीं हो सकती। परफेक्शन एकदम। फिर सर वो दोस्तों में भी सर हो गई यार थोड़ा ये इमोशनल कम है बंदा, इसमें थोड़ा वो नहीं है, तो ऐसे करके एग्जाम्पल मतलब एसडी के अंदर स्पेशली एग्जाम्पल दे दे के जो रियल लाइफ के है ना, वो चाहे 1-2 चीज क्वालिटी कम लिख दूं पर
जो भी एक चीज लिखी है उसका एग्जांपल जरूर दिया है लाइफ से कनेक्टेड। जैसे इमोशनल है तो वो एक इंस्टेंस मेंशन कर दिया है छोटे छोटे वर्ड्स में, फ्रेजेस के अंदर। तो वो चीजें सर साइक में बहुत हेल्प हुई। आपका जो कंटेंट था वो कंपाइल्ड एक जगह मिल गया। अप्रोच वहां तक मुझे लग रहा था कि मेरी अब ठीक है। तो सर वो प्रैक्टिकल लाइफ पे स्टोरीज बनाई, बैठ के मैंने ज्यादा करी नहीं, जो रैंडम पहला थॉट आता है। एसआरटी कॉमन सर, एसडी में भी हेल्प मिली आपके कंटेंट से। और सर इंटरव्यू क्वेश्चन सर, पर्टिकुलरली इंटरव्यू की बात करूं मैं सर, तो पहले तो बेसिक रहता ही, आपने भी बोला था कि सर पहले पीआईक्यू भरो प्रॉपर एकदम तरीके से। फिर पहले पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक कितने क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे मतलब खंगोल सकते हो कि भाई इससे क्या पूछ सकते हैं, इससे अगर क्या मैं पूछ आपको सकते जानना चाहता हूँ तो हैं। आपका पीआईक्यू देख के मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लाइक आपको पीआईक्यू देख के समझ आ जाएगा कि मेरे से ये क्या क्या पूछ सकता है। मतलब जी आपका सर। नाम है, अगर नाम यूनिक है तो नाम, आपका लाइक नाम का मतलब पूछ लेगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंट प्लेसेस पे रहे हो तो उन डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पूछ लेगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछ लेगा। तो वो पूरा पीआईक्यू ही सोल्यूशन है। मतलब इतना बढ़िया कोई एग्जाम नहीं हो सकता, यहाँ पर पूरा पेपर आउट है। आपके पास सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, बस आपको लाइक अकॉर्डिंगली जो आपसे वहां पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। जी सर, जो आप, हाँ, जैसा आपने बोला कि सर वो जितने क्वेश्चन निकाल सके, उसमें भी सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मान लो सर अब मेरे हॉर्स राइडिंग भी लिखा हुआ है, मेरे साइकिलिंग भी करता हूँ सर मैं पिछले 2 साल से। तो एक तो सर मान लो उसने ऐसे सर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं कि साइकिलिंग के बारे में, सर उसी में मैं अपने मतलब जैसे कि मैं जैसे रियल लाइफ एग्जांपल या फिर रियल लाइफ सिनेरियो बता सकता हूँ कि सर मेरा दोस्त सूर्य है, उसके साथ मैं जाता हूँ। और मतलब आप आपकी थोड़े एग्जांपल्स के साथ आपके दोस्तों को इंक्लूड करके, फैमिली को इंक्लूड करके, तो उसको ज्यादा ऑथेंटिक लगता है, वो जस्टिफाई, मतलब वो चीज को कंफर्मेशन के लिए 4-5 क्वेश्चन और नहीं फेंकेगा आगे। आप एक एक क्वेश्चन नॉर्मल में से साइकिलिंग का क्वेश्चन पूछा, मैंने रटा रटा बता दिया सर, डिकैथलॉन रिवर साइड 120 28.5 डायमीटर सेंटीमीटर एंड सर 20 किलोमीटर साइकिलिंग 20 किलोमीटर पर स्पीड माई एंड गो टू दिस टाइम सब दैट। रट्टा मार के बैठे हैं। हाँ, एक सर एक तो ये होता है सर वो क्वेश्चन बताने का। एक दूसरा है कि सर लाइक आई हैव बीन नॉट मच इन्वॉल्वड इन साइक्लिंग बट लाइक माय फ्रेंड सूर्य वाज अ साइक्लिंग enthusiast. He told me to try cycling. So I was not having any cycle, so I just got it from my friend. For 2 months I had done cycling, so I had inculcated interest in it. So then I purchased my own cycle, Riverside 120 cycle. फिर उसमें 2-4 चीजें वो पूछ लेता है कि सर डायमीटर क्या है, वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी तरीके से बता दो। फिर रूटीन पूछेगा, या उसमें आप अपने दोस्तों को, मतलब जैसे कि सूर्या था मेरा दोस्त, उसको उसके साथ में जाता था, वो चीज मैंने बताई। और हमारे बीकानेर में एक साइकिलिंग का ग्रुप भी था, तो संडे संडे को हम वहां जाते, तो वो चीज इंक्लूड करी। तो एक होता है कि रटा रटा बताओगे, तो वो भी फिर 4 क्वेश्चन और पूछेगा कि यार ये रट के आया, कंफर्मेशन करके भाई ये करके सच में करता है या रट्टा भी सिर्फ है कि नहीं। या फिर ऐसे टोरा मार के आया। तो सर आप पहले ही आपके आंसर में डिटेल्ड आप चीजें बताओगे, आप चीजें इंक्लूड करके बताओगे, चाहे जो आपने एक्टिविटी करी है, चाहे संडे को आपने ग्रुप साइकिलिंग करी है या कोई एक्सपेडिशन करा है, उस कंपाइल्ड वे में बताओगे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। वो आपको फिर आगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए प्रेशराइज करके नहीं पूछेगा, पहले में ही जस्टिफाई हो जाएगा। क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा। अगर आप हम्म। लाइक खुद से नॉर्मली लाइक एग्जांपल्स दोगे कि अपने दोस्तों का, अपने पेरेंट्स का, अपने लाइक कलीग्स का, अपने बॉस का, अपने क्लासमेट्स एंड लाइक बैचमेट्स का, तो उसको लगेगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है ना, ये इतने सारों को इंक्लूड कर रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। ठीक है, तो लाइक ये चीज हो गई। यस गोपाल। हाँ सर, यही सर मतलब मैं कैंडिडेट्स की यही है कि सर अप्रोच की, मतलब जब इंटरव्यू दो तो अपनी सब चीजें इंक्लूड करो। रूटीन में भी साइकिलिंग का बता रहे हो, तो अब मैं साइकिलिंग का बता रहा हूँ या हॉर्स राइडिंग का बता रहा हूँ, तो मैं वही बताना भूल गया कि रूटीन में कहाँ करता हूँ, मैं सुबह करता हूँ, शाम करता हूँ। तो उसे लगे, फिर वो कई बार थोड़ी देर बाद में पूछता है, आपको पता ही होगा कि 15 मिनट के अपना रूटीन बताओ, उसमें आपने साइकिलिंग मिस कर दी। और अभी तो इतनी फिर साइकिलिंग साइकिलिंग कर रहे थे, बोलते हाँ हैं रुद्र के साथ जाता था सर मैं। कब जाता था, तेरे डेली रूटीन में तो है ही नहीं, है ना, झूठ हाँ, बोलता डेली रूटीन है। में आएंगे, फिर वो वापस कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए मुझे वहां फिर भूल गया, फिर तो उसको 100% कंफर्म हो जाएगा झूठ बोल रहे हैं। और कई बार अपन प्रेशर में भी चीजें भूल जाते हैं। तो ये चीजें सर मॉक इंटरव्यू, जैसे आप भी मॉक इंटरव्यू लेते हो तो बंदे दे सकते हैं। और ये चीजें की मतलब पहला जो आंसर है, जो कुछ भी पूछ रहा है, वो कोशिश करो जितना डिटेल्ड हो, जितनी चीजें इंक्लूड करके आप बता सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहता है सर। ठीक है, तो लाइक गोपाल, तुमने 2 एसएसबी देखी जिसमें लाइक यू गॉट सक्सेस, है ना, यू गॉट रिकमेंडेड, है ना। वैसे तो एसएसबी ऐसा है कि लाइक जो रिकमेंडेड हो जाता है उसको भी नहीं पता चलता कि वो क्यों रिकमेंड हो गया। ये खासियत है एसएसबी की। ठीक है, जी सर। तब भी तुमने लाइक फेलियर्स भी देखे हैं, तुमने स्क्रीन आउट्स देखे हैं, कॉन्फ्रेंस आउट्स देखे हैं, तो लाइक तुम कंपैरिजन लाइक बता सकते हो, जैसे तुमने बताया था शुरुआत में। ठीक है, कि लाइक प्रीवियस एसएसबीज में यू गॉट ओवर प्रिपेयर्ड। ठीक है, मतलब फुल तैयारी के साथ जाते थे और वहां पे फिर स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे। इस बार बिल्कुल चिल गए कैजुअली कि यार अब तो टाइम बचा ही नहीं है, कर भी नहीं पाऊंगा कुछ, चलते हैं एक बार देख के आते हैं, और उसमें ही हो गए। ठीक है, जी तो सर। मैं ये अप्रोच देखना चाहूंगा, लाइक हमारी जो 2 एसएसबी है उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना। तो लाइक कंपैरिजन साथ में ही करते चलेंगे। जैसे साइक है सबसे पहले, है ना। पहले स्क्रीनिंग की बात करते हैं, स्टेज 1 की। तो लाइक कितनी बार तुम लाइक स्क्रीन इन हुए आउट ऑफ 13 अटेम्प्ट? सर मैं 8 कॉन्फ्रेंस है मेरी, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशंस, और बाकी स्क्रीन आउट्स है सर। ओके, मतलब 5 स्क्रीन आउट्स हैं और यस 8 सर। कॉन्फ्रेंस।
उसमें से 3 वो लगातार वो उसके बाद वाले हैं ग्रेजुएशन के। वो शुरुआत के हाँ उसके बाद तो तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड सुधर गया। हाँ, मतलब सर 2 कॉन्फ्रेंस ही एनडीए की, फिर ग्रेजुएशन जैसे ही वहां स्क्रीन आउट। ठीक है, तो लाइक सबसे पहले स्टेज वन की बात करते हैं, स्क्रीनिंग की। मतलब तुमने लाइक 8 बार स्क्रीनिंग क्रैक किया है, ठीक है। तो जी सर। लाइक विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। मतलब ये जो तुम्हारी लास्ट 2 रिकमेंडेशंस थे, इसमें क्या पिक्चर आई थी, तुम्हारी क्या स्टोरी थी, एंड लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच, है ना। तुम लाइक पीपीडीटी की कैसे प्रैक्टिस करते थे, क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, और लाइक ओआईआर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती थी उसकी, लाइक उसपे ज्यादा ध्यान देते भी थे कि नहीं देते थे, क्या मतलब अप्रोच रहता था स्टेज वन को लेके। और लाइक कुछ एग्जांपल्स दे देना अपनी लास्ट एसएसबी से कि आपकी पिक्चर क्या थी और स्टोरीज क्या थी। जी सर, स्क्रीनिंग का सर ये मतलब डायरेक्ट एंट्रीज का मैं पहले बताना चाहूंगा कि सर डायरेक्ट एंट्रीज में सर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और आपके पास लिमिटेड सीट्स होती है। तो सर कई बार क्या होता है कि अपन मतलब ओआर अच्छा करते हैं, जैसे जो मेरा हुआ था आपको बताया था मैंने, 12th अटेम्प्ट में क्या स्क्रीन आउट हुआ था एनसीसी एंट्री के लिए आफ्टर रिकमेंडेशन। तो सर वहां मैंने मेरा ओआर भी ठीक किया था, और सर मुझे स्टोरी भी मेरी ठीक लगी थी, नरेशन फ्लुएंट था, फिर भी मतलब वो स्क्रीन आउट हो गया सर। तो सर स्पेशली जहाँ सर सीट्स कम है, जैसे कि डायरेक्ट एंट्री, जैसे एनसीसी एंट्री हो गई, एफकेट भी मान लो उसके अंदर सर, तो वहां सर स्क्रीनिंग में पर्टिकुलरली आप कोशिश करोगे सर एक यूनिक स्टोरी बनाओ। अब मान लो सर कोई भी एग्जांपल लेता हूं मैं कि सर वो एक पिक्चर आती है ना सर, जैसे आई भी थी मेरे, वो जो एकदम एक बंदा कोई मशीनरी पे काम कर रहा होता है, 2 बंदे इधर खड़े होते हैं, तो वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री फैक्ट्री वर्कशॉप टाइप सेटअप का। कुछ रहता हाँ, है। तो सर अब उसमें मतलब मैक्सिमम बंदे एक ही कॉमन स्टोरी बनाते हैं, मतलब कि सर कुछ ना कुछ वो मान लो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर कोई क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजिंग है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑल। हाँ, तो सर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सर, मान लो 15 बंदे हैं, उसमें से ऑलरेडी आप रिपीटर हो, आप रिपीटर की बैच में ही जाओगे, वहां ऑलरेडी 15 के 15 जनरली सब फ्लुएंट ही नरेशन करते हैं। तो नरेशन पहले तो एनडीए में ऐसा होता था कि नरेशन फ्लुएंट कर दो आप स्क्रीन हो जाओगे, होता भी था आज से 5 साल पहले। अब सर वो नहीं होता, 15 के 15 फ्लुएंट कर रहे हैं, तो ये तो कॉमन आ गया। इससे ऊपर क्या कर सकते हो आप, इससे ऊपर भाई स्टोरी देखिए आपने, स्टोरी में आपने एक मान लो ये बेसिक पिक्चर है या कोई और जिसके अंदर एक होती है सर, जो एक लेडी खड़ी होती है, 2-3 बच्चे खड़े होते हैं जो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, एकदम ब्लर होती है थोड़ी ओपन एरिया में। तो जनरली वहां भी मैक्सिमम बच्चे बनाते हैं कि कोई स्कूल ट्रिप हो गई या फिर कोई कॉलेज फेस्ट हो गया, कॉलेज ट्रिप हो गई। तो ये बेसिक स्टोरी है जो 15 में से 8-9 बंदे बनाएंगे। अब सर 8-9 बंदे बनाते हैं स्टोरी और वो फ्लुएंट नरेशन करते हैं, पर सर 15 में से जनरली डायरेक्ट एंट्री में स्क्रीन इन होते हैं 2 या मुश्किल से 3। तो सर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इन द केस आप अगर आप बेसिक स्टोरी बना रहे हो जो कॉमन स्टोरी है, मान लो आपने कोई जैसे मैंने तो उस समय बनाई थी कल्चरल फेस्ट के ऊपर, जो ये स्टोरी जिसके अंदर एक बंदा होता है, ये कॉमन स्टोरी है, बट सर मेरे एक्शंस बहुत सिस्टमेटिक थे। तो जब आप कॉमन आइडिया पे जा रहे हो तो आपके एक्शंस बहुत सिस्टमेटिक होने चाहिए, प्रॉपर अरेंज वे के अंदर और परफेक्ट ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, क्योंकि आपको लेने 2 या 3 ही है उनके अंदर। और या दूसरा आपका अप्रोच रहता है आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि सर इसी पिक्चर पे ये शायद ये मेरा मैसूर का पिक्चर था, इस पे एक बंदे ने बनाई थी कि अभी ए रेड सिग्नल्स वाली ए रेड ये, तो उसमें बनाई थी कैसे मतलब जब बजेंगे, जब ए रेड साइलेंस बजते हैं तब कैसे आप आसपास अपनी लोकेलिटी वाले को इन्फॉर्म करता है, जो गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनको कैसे समझाता है, ये आउट ऑफ द पिक्चर ये एक ही बंदे ने बनाई थी, और उस बंदे ने स्टोरी भी ठीक बनाई थी और स्क्रीन इन और वो रिकमेंड भी हो गया था। तो मतलब या तो आउट ऑफ द बॉक्स बनाओ और उसमें एक्शंस ऑलवेज आपको अच्छे लिखने पड़ेंगे, या अगर आप कॉमन जो कि मान लो 7-8 बंदे बना रहे हैं तो उसमें आपके एक्शंस इतने परफेक्ट या एक सीक्वेंस के अंदर अच्छे होने चाहिए कि अब आप स्टैंड आउट करो, आपकी क्वालिटी में स्टैंड आउट करो, क्योंकि 8 बंदे सेम स्टोरी सेम थीम पे स्टोरी बना रहे हैं, तो उनमें से या तो यूनिक करके वैसे हट जाओ, या अगर उन्हीं पे स्टोरी बना रहे हो तो आपके एक्शंस बहुत अच्छे होने चाहिए। और सर ओआईआर की तो सर मैंने ओआईआर की प्रैक्टिस भी शुरू में तो मैं नहीं करता था इतनी, बट फिर जब जब हालत खराब होनी तो सर मैंने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। फिर आपके भी सर शायद 8-10 पीडीएफ है, वो भी सर मैंने पूरे सॉल्व तो नहीं किए थे पर गो थ्रू किए थे जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे एक सर वो एक मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आते थे ना, वो ब्रैकेट वाले, वो शुरू में मुझसे नहीं होते थे, क्यूब वाले मुझसे नहीं होते थे, तो सर उनकी जैसे वो उनकी मैंने थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करी। तो ओआईआर को लोग कहते हैं कि ओआईआर हैज नो इम्पोर्टेंस, ये वो इम्पोर्टेंस, तो जब मतलब ओआईआर आपका धक्का मारने का काम करता है तो ओआईआर में तो अच्छा होना ही चाहिए, मतलब ओआईआर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ मान लो आप ओटी एंट्री में जा रहे हो जहाँ 50 रिपोर्टिंग हो रही है, 30 स्क्रीनिंग हो रही है, वहां कोई कहते मैंने तो ओआईआर में आधे ही क्वेश्चन किए, तो भाई तो वहां भीड़ भी तो नहीं है। बट आप एफकेट जहाँ 200 भीड़ है, जहाँ एनसीसी में जा रहे हो, एसएससी टेक में जा रहे हो, तो ऐसा उधर तो आपको परफेक्ट ही करना पड़ेगा। तो आप अगर सेफ साइड रहना चाहते हो तो आप ओआईआर तो हमेशा प्रिपेयर करके जाओ, आपके ऑलरेडी कंटेंट में काफी है, आप उससे गो थ्रू कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और फिर बात रही पिक्चर की, तो पिक्चर को उस 30 सेकंड के अंदर ट्राई टू ऑब्जर्व कि जितनी डिटेल्स आप दिमाग के अंदर कैप्चर कर सकते हो, और उन डिटेल को आप स्टोरी लिखने टाइम इंक्लूड भी करो। कई बार बंदे हड़बड़ाहट के कारण कि मेरे को स्टोरी लिखनी है, तो पहले वो 2 कैरेक्टर देखते हैं, इतनी देर में वो चालू कर देते हैं थीम लिखना, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो 4 मिनट
मोर देन सफिशिएंट है कि आप आराम से स्टोरी लिख सकते हो। उससे पहले जो टाइम है उसको ऑब्जर्व करो, जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं उसको स्टोरी के अंदर लिखते हैं तो उससे ऐसे से सोचता है कि यार इस बंदे ने चीजें इंक्लूड करी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स इसके अच्छे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। और सर जो थीम है, या तो आप यूनिक बनाओ, और या आप नॉर्मल बना रहे हो तो सर उसमें आपको स्टैंड आउट आपके एक्शन से करना पड़ेगा। पर मैं तो कहूंगा सर जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है तो वहाँ आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज बहुत हेल्प करती है, एटलीस्ट स्क्रीनिंग। टैट में तो सर कंप्लीट आपकी लाइव बेस्ड ही बनाओ, चाहे बेसिक से स्टोरी बनाओ पर अपने लाइव बेस्ड पे बनाओ। वहां उल्टे तीर नहीं लेने की सर, आईआईटी का बना दिया, वो बना दिया, उससे ऐसे सर को आपका तो कुछ पता चल नहीं रहा। तो टैट में तो मैं क्लियर हूँ कि एकदम आपकी लाइव बेस्ड पे, आपके लाइव एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो जो आपने किया उस पर स्टोरी बनाओ। हाँ, भीड़ जहाँ ज्यादा है स्क्रीनिंग के अंदर वहां से यूनिक स्टोरीज या आप परफेक्ट ऑर्डर के अंदर आपके एक्शंस, वो चीजें हेल्प करती है। ठीक है, जैसे तुमने बताया ना वो कल्चरल फेस्ट वाली तुमने कहाँ पर यूज की थी? सर ये मैंने बनाई थी, ये मैसूर वाले के अंदर। ठीक है, तो मैसूर वाली पिक्चर क्या थी इसके लिए? इसमें वही थी सर कि एक एक लड़की है जो बैग टांग के खड़ी है, और इधर एक एक लड़का है, और इधर एक और वो उनकी प्रोफेसर या कुछ ऐसी लग रही थी, थोड़ी एज में लग रही थी, बाकी 3 बच्चे लग रहे थे। तो मेरी स्टोरी तो सर यही थी कि जो बंदा, जैसे कि मैं तो सर मेरी एमएससी किया था मैंने, तो उसमें सर स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर करके होता था हमारी कॉलेज में। तो उधर सर एमएससी की तरफ से जितने भी एमएससी डिपार्टमेंट की तरफ से तो जो मैच डे सेलिब्रेट हुआ, सर कल्चरल फेस्ट हुआ, तो सर वहाँ सारे ये मैं मैनेज करता, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही आती है चीज। तो पर सर ये वाली चीज है ना, स्क्रीनिंग में कई बार नुकसान कर देती है सर। मेरा स्टोरी का मतलब अप्रोच ये रहती है कि मैं तो बेसिक सिंपल स्टोरीज बनाता हूँ, तो वही कई बार मैं स्क्रीनिंग में कर देता हूँ, तो वहाँ घाटा, वहाँ कई बार नुकसान हो जाता है। पर स्क्रीनिंग के लिए पर्टिकुलरली भीड़ में तो यूनिक स्टोरीज ही अच्छी काम करती है, या एकदम परफेक्ट स्टोरी हो आप, एक्शन आपके। तो सर मैंने ये बनाई थी कि सर जो बंदा था मेरा मेन कैरेक्टर, उसको वो जो फैकल्टी इंचार्ज होती है वो बताती है कि अभी कॉलेज ने उसके लिए फंड एलोकेट कर दिए हैं अपकमिंग कल्चरल फेस्ट रीजन उसके लिए। तो आप वो जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर होता है वो अपनी जो भी स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के सारे मेंबर्स को कॉल अप करता है, उनको ब्रीफ करता है सारे अपने इवेंट्स के बारे में कि भाई कौन कौन से इवेंट होने वाले हैं। और जो भी इनका सोशल मीडिया गाय होता है उसको कहता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम पेज है या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सारी डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है, जो भी है इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दे कि भाई कौन से के ऑडिशंस, कौन से इवेंट्स के ऑडिशन कहाँ कहाँ होने वाले हैं, और कौन से किस तरीके से डेट्स वगैरह हैं। तो सर वो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको असाइन कर देता है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स। किसी को भाई मतलब ग्रुप डांस दे देता है, किसी ग्रुप, सबको लिए अलग अलग वो बंदे बांट देता है कि आपको ये इवेंट करना है। सर वो सक्सेसफुली फिर सारे अपने इंडिविजुअल लेवल पे ऑडिशंस कराते हैं, फाइनल पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट तैयार करते हैं और रिजर्व बंदे भी रखते हैं, और फिर सर वो खुद बंदा होस्टिंग करता है। और सर जो मेन इवेंट है उससे एक दिन पहले वो डेमो प्रैक्टिस टाइप होती है फैकल्टी मेंबर्स के सामने विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वो करते हैं, वो सक्सेस जाती है। फिर ऑन डी डे सर वो थोड़ा जल्दी आता है बंदा और सारी चीजें मैनेज करके सक्सेसफुली करवाते हैं। ये मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में लिखता हूँ, बताने में थोड़ी लंबी लग रही है बट। तो जैसे लाइक तुमने ये बताया ना कल्चरल फेस्ट वाली, मैंने तुम्हें वर्कशॉप में भी बताया था, ठीक है, कि लाइक आई यूज द सेम स्टोरी, ठीक है, 7 टाइम्स टू गॉट स्क्रीन मल्टी, मतलब 7 टाइम्स आई गॉट स्क्रीन यूजिंग द सेम स्टोरी फॉर डिफरेंट पिक्चर। मतलब पिक्चर डिफरेंट है। एक बार वो लाइक नोटिस बोर्ड के सामने खड़े हुए हैं, यहाँ एक उसमें भी चल चार जाती लोग है। लैपटॉप के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, एक बार वो लोग लाइक कुछ क्लासरूम में एक बंदा सबको एड्रेस कर रहा है, सब लोग क्लास में बैठे हुए हैं। मतलब आपको बस पिक्चर इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए, और आप एक आपका जो आपने एक्सपीरियंस किया है कॉलेज में वो आप लाइक वहां पर जस्टिफाई कर सकते हो और प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो लाइक वो है, सदाबहार स्टोरी है ना। लाइक आई ऑल्सो यूज इट, एंड मतलब तुमने भी यूज किया है, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, हाँ ठीक सर है। हो जाता है सर, पर इसमें वही कि सर इसमें जो एक्शन है वो ऑर्डर में होने चाहिए और सर कई बार। डिटेल होनी चाहिए, हाँ लाइक क्रोनोलॉजी पूरी लाइक प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई तुमने लाइक डी डे पहले कर दिया, प्रिपरेशन का बाद में डाल रहे हो, ठीक है, हाँ वहाँ तो सर। वो चीज है। और जो डायरेक्ट एंट्रीज में तो एकदम परफेक्ट ऑर्डर में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, वहाँ स्टैंड आउट करना है तो आपको परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। गलती की गुंजाइश नहीं है वहां पर। गलती गुंजाइश नहीं सर। ये तो सीख लिया था। ठीक है, तो ये हमारा एएफएसबी मैसूर का स्क्रीनिंग हो गया। एंड फिर आता है 12 एसएसबी बैंगलोर। उसमें क्या पिक्चर थी तुम्हारी और क्या मतलब लाइक स्टोरी थी, इफ यू अब कैन सर मेरे को रिकॉल? तो मतलब इट्स बीन मोर देन लाइक अक्टूबर 8 महीने हो गए सर। अभी तो 2020। दिमाग में नहीं आ रहा। अभी ठीक है। रैंडमली नहीं आ रहा सर, अगर आता है तो मैं आपको वापस रिवर्ट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द स्टेज 2। स्टेज 2 हमारा लाइक मेजर लाइक सोल ऑफ द एसएसबी। तो सबसे यस। पहले हम लोग साइक की बात करते हैं। साइक में जैसे तुमने अभी मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि कैसे तुमने कैसे प्रैक्टिस किया, क्या अप्रोच रहता था एंड ऑल। सो लेट्स लाइक डीप डाइव इनटू इट, है ना। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स दो, लाइक तुम्हारी जो रीसेंट एसएसबी थी, मतलब 12 एसएसबी बैंगलोर वाली और एफएसबी मैसूर से, मतलब क्या पिक्चर्स थी, कुछ नेगेटिव पिक्चर्स का एग्जांपल दो। एंड लाइक व्हाट वाज योर थीम, मतलब कैसे तुम रिलेट करते थे, कैसे मतलब अपनी लाइफ से कनेक्ट करते थे, क्योंकि लाइक जनरली लोग कनेक्ट नहीं करते, फिर वो ऐसा लगता है प्री कंसीव नोशन है, ये बंदा सोच नहीं पा रहा, ठीक है, मतलब कहाँ जा रहा है। तो लाइक जस्ट गिव एग्जांपल्स, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन डिटेल, एंड लाइक विद एग्जांपल्स एंड ऑल,
कि क्या पिक्चर थी, क्या थीम तुमने बनाई? जैसे तुम थीम डिस्कस करते थे, थीम लाइक माइंड में रखते थे, ठीक है? ऑल्दो यू नेवर प्रैक्टिस राइटिंग स्टोरीज एंड ऑल, बट दिमाग में चीजें रखते थे और एक्शन भी थोड़ा बहुत लिखा है। तो थोड़ा लाइक टैट के बारे में डिटेल में बताओ। सर जैसे कि जब मैं स्क्रीन में हुआ था तो सर ऑलरेडी आपका मैं वो कोर्स ले चुका था, उससे कंटेंट से प्रैक्टिस कर चुका था, तो आई रिमेंबर 6 स्टोरीज आ गई। मैंने आपको मैसेज भी किया था कि 6 स्टोरीज रिपीट हुई थी, 6 या 7 है एग्जैक्टली, आई डोंट नो। तो सर 6-7 स्टोरी अप्रोच सर वही थी कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ से ओरिएंटेड ही स्टोरीज बनेगी, सिंपल बनेगी, कोई हाईफाई नहीं, क्योंकि हाईफाई वाली मैं ट्राई कर चुका था पहले, काम नहीं कर रहा था। तो ये एकदम क्लियर था कि बेसिक सी स्टोरीज बनानी है। सर अब स्टोरीज कौन कौन सी थी सर, एक सेकंड में पीडीएफ ओपन करता हूँ, मुझे याद आ जाएगा कौन कौन सी थी, एक सेकंड में, क्योंकि आप 6-7 तो आप वाली थी सर, हम्म उसमें मैं स्टोरी भी बता देता हूँ आपको। सर एक वो ये पिक्चर जैसे कि आपकी जो पीडीएफ में तीसरी पिक्चर है, वो जो ऐसे गांव का सा सीन लग रहा है, 5 बंदे बैठे हैं, हम्म है ना? तो सर एक ये पिक्चर आई थी उसके अंदर, तो सर इसमें मैंने बनाया था कि इसमें जो एक बंदा है सर, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। तो वो देखता है कि ये तो सर जैसे मैं अपने ननिहाल गया था, तो वहां मैंने ये चीज आज से 2-3 साल पहले फील की थी। तो वहां सर बीच में से लाइब्रेरी का बहुत क्रेज चला था सर, कि हर जैसे अभी पढ़ाई हमारे इधर करने के लिए। नहीं लाइब्रेरी अभी सर बहुत लाइब्रेरियां बहुत खुली है सर, ये हाँ। बड़े शहरों में तो पहले खुल गई, पर गाँव तक भी लाइब्रेरीज खुली है, जहाँ बंदा जाता जाके पढ़ता है। तो सर ये गवर्नमेंट टीचर होता है, ये बंदा देखता है कि अपने गांव के जो बंदे हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बाहर या आसपास वाले गांव में जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, तो फिर वो जो ये सरपंच होते हैं या जो जो 4-5 पंच होते हैं, उनके बीच में ये जाके प्रॉब्लम रेज करता है, और उसके अंदर गाँव के और भी बंदे होते हैं। तो सर उसमें जैसे ये जो किसान वगैरह होते हैं, वो अपनी लकड़ी जैसे रोएड़ा वगैरह होता है, वो फर्नीचर के लिए वो डोनेट करते हैं, सरपंच भी अपनी तरफ से फंड्स एलोकेट करता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं सर, वो इसमें मतलब कंट्रीब्यूशन लेने के लिए इस टीचर के साथ मदद करते हैं, फिर वो कैसे लाइब्रेरी बनवाता है, ये इसके अंदर ये मेरी थीम रही थी। और सर जैसे कि एक ये बोर्ड नोटिस बोर्ड वाली भी आई थी मैसूर के अंदर, तो उसमें सर वो बेसिक मैंने तो कल्चरल वाला ही बनाया था सर, क्योंकि वो मेरे पीआईक्यू में भी चीज लिखी हुई है वो, तो कोशिश करता था कि जस्टिफाई पीआईक्यू हो जाएगी वो, हाँ, जब वो देखेगा ना पीआई की फॉर्म तुम्हारा, तो लगेगा हाँ यार बंदा जेन्युइन है ना, अपनी रियल लाइफ से निकाल के एक्सपीरियंसेस को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो सर ये मैसूर में ये आई थी। और सर एक वो किसान वाली आती है, एक बंदा फॉर्मल्स के अंदर किसान को कुछ बता रहा होता है। तो सर मेरा एक दोस्त था सर, वो ये एग्रीकल्चरल वो जो होती है बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था। तो सर उसके थ्रू उससे एक दो बार बात हुई थी, तो मैंने इसमें ये बनाई थी कि ये बंदा जीआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलो, आईसीआर बीकानेर के अंदर। तो ये जो बीकानेर सेमी, यहाँ सर गर्मी बहुत पड़ती है, तो यहाँ सेमी एरिड रीजन के लिए कुछ सीड्स डेवलप करती है इनकी टीम। तो सर वो सीड्स डेवलप करती है अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर प्रोफेसर, और वहां फिर वो जब पूरा हो जाता है टेस्टिंग वेस्टिंग लैब के अंदर, तो आसपास के फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सर उनको 3-4 महीने उन्हें पूरी चीजें बताते हैं, नई नई टाइप ऑफ फार्मिंग, जैसे कि वर्टिकल फार्मिंग, और 2-3 और चीजें बताते हैं। फिर सर 3-4 महीने बाद इनका फीडबैक लेते हैं, तो फिर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो सर ये फार्मूला फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को बेचते हैं, और ताकि लार्जर फार्मर्स इससे बेनिफिट हो मासेस सके, तक पहुंचा जाए। मार्केट तक पहुंचा जाए। सर एक सर एक घोड़े वाली आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी सर। तो उसमें सर एनसीसी में पूरा हमारा एनसीसी वाला ही सीन लग रहा है सर, फील्ड एरिया में सुबह हॉर्स राइडिंग होती है। तो सर जब आरडीसी के ट्रायल्स होते हैं, तो सर उसमें वो बंदा कैसे प्रिपेयर करता है आरडीसी के ट्रायल्स के लिए अपने जेसीओ के गाइडेंस के अंदर, उसकी जो वीकनेसेस होती है उनको कवर अप करता है। टेंट पैकिंग, उसको एक स्पोर्ट होता है टेंट पैकिंग, फिर उसमें कार्डबोर्ड ऐसे वो लांच होती है, उससे उठा के उसमें वो एक्सपर्ट होता है, तो उसकी प्रैक्टिस करता है। उसमें विजय मतलब वो अपने जो उसमें जो बेस्ट बोर्ड है उसको यूज करके कैसे करता है। सर एक ये स्टोरी बनाई थी सर। और सर एक ये आम वाली, ये जो ये पेड़ के ऊपर बैठे हैं 2 बंदे, ये भी आई थी सर, ये शायद उसमें बैंगलोर में आई थी। उसमें सर बेसिक सी स्टोरी बनाई थी, क्योंकि सर मुझे स्कूल ड्रेस में बच्चे एज्यूम करे मैंने इनको, तो मैंने इनको स्कूल ड्रेस में ही रहने दिया सर। इसके अभी 12th के बोर्ड्स खत्म हुए हैं बंदे के, और लास्ट बोर्ड का पेपर है, तो इनका आम का बगीचा होता है सर, उनके चाचा वगैरह के, उधर वो जाते हैं उसके, और उसके दोस्त के साथ काफी टाइम स्पेंड करा है उस एरिया में। तो सर वो कैसे पुराने मोमेंट्स वो एंजॉय, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक, फिर वो आम तोड़ के उनके चाचा जिस चाचा वाचा उनको भी देते हैं, घर पे भी ले जाते हैं, और फिर आगे उसको जेई की प्रिपरेशन करने के लिए बाहर जाना होता है। तो पहले उसको चीजें मेमोरेबल बनाने के लिए टाइम स्पेंड करता है सबके साथ, दोस्त के साथ उसे, ये बेसिक सी बनाई थी सर। और सर ये एक एक सर ये डूबने वाली जो वो एक रस्सी फेंक रहा होता है, हाँ वो तो हाँ, बेसिक ये भी आई वो थी तो रेस्क्यू पिक्चर, ऑपरेशन, रेस्क्यू कर दिया बेसिक उसने। रेस्क्यू ऑपरेशंस। और हम्म सर एक ये पिक्चर आती है सर, एक में ये बंदा ऐसे फौजी टाइप ही लग रहा है, लेटा हुआ है, और इसके इधर कुछ वो, हम्म मैंने तो इसको फौजी कंसीव किया, पता नहीं। हम्म सर आगे एक वेयर हाउस सा दिख रहा है, और ये एक बंदा है हेलमेट पहन के लेटा हुआ, और एक बंदा इसके ऊपर है। मैंने तो सर इनको ये एक सेक्शन ऑफ एक सेक्शन ऑफ सोल्जर्स ही कंसिडर किया सर इसको, हम्म कि मतलब सर ये कोई एक मेजर होता है, इसको इनको इंटेल मिलता है कि सर एक आउट सिटी वैली के आउटसाइड में एक अबेंडेंट वेयर हाउस होता है, वहाँ टेरेस साइड आउट का। तो सर वो कैसे अपने पहले इंटेल को कंफर्म करता है कि भाई ये सोर्सेस ऑथेंटिक है क्या, फिर वो अपने सेक्शन को पूरा गेम ऑफ प्लान रूट वगैरह बताता है, फिर चारों तरफ जितने भी एस्केप रूट्स हैं उनको कवर अप करके वार्निंग वार्डन देता है ऑफ पहले, करते हैं। वार्निंग करता है, अगर वार्निंग नहीं मिलती है तो सर वो उनको करके वापस आ जाता है ठीक है। सर।
मतलब ये सर, और इनमें से जो पिक्चर एक सर ये आपको बता दी मैंने कि सर ये वो दादा दादी और एक बंदा हाँ, नाराज होके जा रहे हैं। हम्म, तो इसमें मैंने ये बेसिक सी स्टोरी बनाई थी कि सर ये एक बंदा होता है, वो ऑलरेडी सीजीएल के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लग चुका है। सर मेरा दोस्त है वो, तो मैंने उससे कनेक्ट करके बना दी। तो कि सर अपने दादा जैसे दिल्ली में रहता है, तो सर एक दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम में इसके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अब सेटल हो चुका है, शादी वादी कर ले, और उन्होंने कोई लड़की देख रखी होती है ऑलरेडी। तो कहते हैं कि उससे बात कर लेते हैं। फिर वो आर्ग्यूमेंट में गुस्सा होकर चला जाता है। फिर उसको रियलाइज होता है ऑफिस में कि नहीं यार, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए मेरे को। फिर वो जल्दी आता है उनके लिए, केक वेक लाता है। फिर वो बताता है कि नहीं मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फिर वो उनको अच्छा, ये तुमने स्टोरी में डाल दिया। हाँ, मैं मतलब मेन ये मैं कॉन्टेक्स्ट ये बनाया था कि ग्रैंड पेरेंट्स की शादी कराना चाहते थे, इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, तो ये अब बता बता अभी तक बताया नहीं था इसे। रिवील तो कर सर ये देता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी बहू मैं पहले हाँ, ही पहुंच चुका आपकी हूँ। बहू मिल चुकी। तो सर वो बताता है, फिर वो मीटिंग अरेंज करवाता है, वो लड़की उनको पसंद आती है। फिर वो इस चीज को, इसको पॉजिटिव नोट पे ऐसे खत्म कर दी सर मैंने। और ठीक है, सर तो इस वे में सर स्टोरीज लिखी थी सर। अच्छा, तो लाइक तुम्हारा ब्लैंक स्टोरी का क्या सीन रहता है? मतलब ब्लैंक स्टोरी तुमने लाइक सोची समझी रहती है पहले से कि ऑन द स्पॉट जो भी दिमाग में आता है वो लिखते हो ब्लैंक्स? सर जैसे मैंने क्रिकेट बहुत खेला है, तो सर मैं तो क्रिकेट में ही बनाता हूँ मैक्सिमम कि सर मैं मतलब कैसे यूनिवर्सिटी मतलब टूर्नामेंट आने वाला होता है, उससे पहले बंदा कैसे प्रिपरेशन करके, जैसे स्कूल में भी क्रिकेट में मैं सर खेला था और कॉलेज में भी खेला था। सर वो कैसे वो क्रिकेट टीम कैप्टन होता है अपना, कैसे अपनी टीम को लीड करता है और कैसे जिताता है उसके अंदर। उसमें बेसिकली सर जो मान लो अगर बीकानेर में हो रहे हैं, तो सर जो बेस्ट 3-4 प्लेयर है या जिनके ओपोनेंट, जिनके मेन प्लेयर है, उनकी क्या वीक पॉइंट्स है उनको कंसिडर करके, और अपने जो उस किस एरिया से अपन को बॉलिंग करनी है या अपन को रिजर्व प्लेयर्स करके, मतलब पूरा प्रिपरेशन ऑफ क्रिकेट की अपन को टूर्नामेंट कैसे जीता उस बेसिस पर। मतलब लाइक हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर द टूर्नामेंट, लाइक उसने अपनी पूरी टीम कैसे बनाई, कैसे सेलेक्ट किए, ट्रायल्स कंडक्ट किए, फिर प्रैक्टिस किया, फिर टूर्नामेंट में लाइक पार्टिसिपेट किया एंड लाइक अच्छा परफॉर्म किया ऐसा। हाँ सर, लाइक यही कि सर 2 महीने पहले पता चलता है कि टूर्नामेंट होने वाला है, तो सर डेली प्रैक्टिस, तो पहला बेसिक स्टेप की डेली प्रैक्टिस शुरू कर दी शाम को। दूसरा है कि सर ऑलरेडी टीम बनी भी रहती है, पर सर 1-2 बॉलर्स या 1-2 बैट्समैन एक्स्ट्रा उनकी ट्रायल्स करा के उनको रिजर्व लिस्ट के अंदर बनाया, और सर डेली प्रैक्टिस की परफॉर्मेंस के बेस पे बंदों को सेलेक्ट करता है। और फिर जो पर्टिकुलर जो मेन प्लेयर्स होते हैं, मान लो सर 2-3 मैचेस ही होते हैं जनरली, मतलब नॉकआउट मैचेस होते हैं, उसमें अपने जो ओपोनेंट में की जो मेन प्लेयर्स हैं उनकी वीकनेस, मतलब ऑलरेडी जो बंदा खेलता है वो ऑलरेडी खेल रखा होता है सर सबके साथ। तो पता है, जैसे मान लो अभी मैं ही खेल रहा हूँ इधर लोकल टूर्नामेंट्स में खेल रहा हूँ यहाँ, तो अच्छे प्लेयर्स का आपको आइडिया रहता है कि भाई ये अच्छे प्लेयर, इनको आउट करेंगे तो ही मैच जीतेंगे। तो उनको कैसे, उनके वीक पॉइंट्स है उनको कैसे आउट करने की स्ट्रेटेजी बनाना, और फिर टीम स्पिरिट को हाई रख के और मतलब टूर्नामेंट जीता मतलब इसके। तुम्हारा लाइक ब्लैंक स्टोरी दोनों ही एसएसबी में सेम था कि डिफरेंट था? सर ऑल हाँ, यही कॉन्टेक्स्ट था सर दोनों के अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपने आप ही निकल जाती है सर पहली लाइन ही। फिर मैं क्या, ठीक है क्रिकेट ही लिखता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी टैट के लिए। मतलब एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड फॉर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट? क्योंकि ये जो टैट पोर्शन होता है हमारा लाइक साइक का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना? अगर आपका टैट अच्छा नहीं होगा फिर आप एट एसआरटी कुछ भी करते रहो, है ना? फिर कोई मतलब नहीं है। तो लाइक टैट के लिए कुछ और लाइक टिप्स देना चाहोगे या बताना चाहोगे जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इनसाइट्स हैं रिगार्डिंग टैट? सर पहली चीज तो जब पिक्चर दिखाए तो उसको एग्जैक्ट एक एक माइन्यूट चीज को ऑब्जर्व करो और पिक्चर के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करो। जैसे एक पिक्चर आपने देखी होगी सर, वो 3 बंदे जा रहे होते हैं, एक फोर्ट सा होता है और वहां से ऊपर कोई रस्सी से 2 लोग बंदे। लटक रहे होते हैं एक ही रस्सी पे, हाँ, 2 तो सर साइड रस्सी कई, दिखती है। तो मैक्सिमम बंदे उन 2 बंदों को देख ही नहीं पाते। तो अगर मतलब वो दिखते नहीं तो पिक्चर का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है पूरा। और सर एक वो होती है जो ब्रिज वाली होती है, ब्रिज पे एक बंदा खड़ा होता है और उस बंदे के नीचे 4 बंदे इधर भी होते हैं, एक बंदा पीछे भी होता है, तो कई बार वो बंदे नहीं दिखते। तो उस समय अपन को ये दिमाग के अंदर रखना है कि यार मेरे को हड़बड़ाहट नहीं करनी है, मेरे को पिक्चर तसल्ली से ऑब्जर्व करनी है, 30 सेकंड पूरे टाइम देना है। तो 30 सेकंड सफिशिएंट होते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद में एक ही अप्रोच रखनी है कि जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे मेरा क्रिकेट से रहा है तो मैं क्रिकेट पे भी स्टोरी बनाता हूँ, और सेटिंग पे भी बनाता हूँ, जैसे कल्चरल फेस्ट वगैरह ये करवाए उन पे भी स्टोरी बनाता हूँ। जैसे मैंने एमएससी की है सर, तो मैं पढ़ाता भी था ऑनलाइन, तो उस पे भी मैं चीजें, तो जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस है उन पे ही स्टोरी बनानी है। और ये चीज आप कैसे कर सकते हो, जो ऑलरेडी आपके पास कंटेंट है, जैसे कि मान लो कोई भी अवेलेबल है, अगर मोर प्रिसाइज चाहिए तो कोर्स भी ले सकता है बंदा। तो फिर उसके अंदर आप थीम्स ऑलरेडी लिख लो जो कि आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। आपको हाई फाई स्टोरीज नहीं बनानी। मैक्सिमम जो कैंडिडेट शुरू शुरू में गलती करते हैं, फिर तो समझ जाते हैं कि मतलब ज्यादा एकदम परफेक्शन नहीं लिखना, आपकी लाइफ से कनेक्टेड। और फिर अब मान लो मैंने कुछ लिख दिया कल्चरल, अब उसका मुझे नॉलेज, अगर मैंने किया है तो मेरे को पता है, पर अगर मैंने किया ही नहीं है, थीम मैंने लिख दी पर, तो फिर जो आपके स्टेप्स हैं उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका नॉलेज भी जरूरी है। सर मैं तो स्टोरीज को 2 भागों में बांटता हूँ। सर पहला, मैक्सिमम कोशिश करो कि 12 में से 6, 7, 8 आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे बनाओ, जिसमें आपके एक्शंस अच्छे होने चाहिए। पर कई स्टोरीज आती है जिसमें आपका उस, मान लो मैंने कभी ट्रैकिंग नहीं करी सर, तो ट्रैकिंग वाली के पीछे ऑब्वियस है कि ट्रैकिंग है। अब सर मेरे को पता होना चाहिए कि ट्रैकिंग के अंदर क्या, भाई मैंने नहीं करी, पॉसिबल नहीं है भाई मैं
हर बंदे ने हर एक्सपीरियंस करा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो सर एक तो लाइफ एक्सपीरियंस वाली स्टोरी हो गई, जो नहीं है वो नॉलेज बेस्ड वाली स्टोरी मानता हूँ उनको मैं, कि भाई इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। अब मान लो कि एक कोई आपको हॉस्पिटल का सीन दिख रहा है, अब आपको पता ही नहीं है कि डेड बॉडी जब डेड हो जाता है बंदा, उसमें क्या फॉर्मेलिटीज होती है, आप कुछ भी हाथ पैर जोड़ रहे हो, तो उसके लिए नॉलेज चाहिए आपको। ट्रैकिंग, अब सामने दिख रहा है ट्रैकिंग की स्टोरी है, आपको ट्रैकिंग का नॉलेज नहीं है तो आप स्टोरी नहीं लिख पाओगे। अब मान लो कि पुलिस स्टेशन की, आपको पता ही नहीं कि पुलिस की फंक्शनैलिटी कैसे है, कैसी चीजें होती हैं, आपने जैसे ही मतलब गए और आपने उसको पकड़ दिया, केस करो, आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो एक तो नॉलेज बेस्ड हो गया और दूसरा हो गया आपका लाइफ एक्सपीरियंस। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो टेट बेस्ट जाएगा। ठीक है। जैसे लाइक तुमने बताया ना, तो तुम्हें याद होगा लाइक मैं एक सेशन लेता हूँ वही टैट वाले पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब मैं थीम्स लिखता जाता हूँ कि ये स्कूल से रिलेटेड तुम्हारी लाइफ में क्या-क्या हुआ है सब बताओ। तो उसको फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे स्टोरी अच्छी बन सकती यस है सर। कि नहीं बन सकती तो है। इसी चीज में सर यही मैंने भी करा है कि सर जैसे कि मैंने एक पेज के ऊपर ऑलमोस्ट 40-50 थीम्स लिख रखी है। सबसे पहले मैं जैसे पहली हेडिंग थीम्स रिलेटेड टू माय लाइफ, ये हेडिंग डालता हूँ। तो पहली चीज लिखता हूँ कि स्कूल, अब स्कूल के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ है। स्कूल के अंदर मान लो कि सर ये जैसे फेयरवेल स्पोर्ट्स होता है, इवेंट हो गया, स्पोर्ट्स फेयरवेल हो गया, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स डे हो गया, इसके अलावा मान लो आपकी जो असेंबली होती है उसमें जो हाउस कैप्टन होता है वो ड्यूटीज वगैरह लगाता है, वो चीज भी होती है। अब जरूरी नहीं कि ये चीजें काम आए, पर ये अगर अपने पास रहेंगी और ऐसी कुछ भी रिलेटेड स्टोरी आ गई तो वहाँ ये चीजें काम आ सकती है। फिर दूसरा मैंने कॉलेज लिख लिया, कॉलेज में जैसे मैंने एनसीसी की, एनसीसी में तो बहुत सारे कैंप्स होते हैं, कैंप से रिलेटेड स्टोरी बना सकते हो। उसके बाद हॉर्स राइडिंग करी तो हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड स्टोरी बना सकता हूँ मैं। तो ऑलरेडी मैं मेरी थीम में पहले ही लिख लेता हूँ कि भाई इन केस अगर इससे रिलेटेड कोई पिक्चर आए तो मैं इसी में से कुछ लिख दूंगा। और उस समय जब आप थीम्स लिख रहे हो तो एक स्टिपुलेटेड स्टोरी भी आप एज्यूम कर सकते हो कि यार अगर ऐसा, अच्छा मेरे को मान लो कि अगर सर मेरे को अभी फेयरवेल ही कराना है कॉलेज का या फ्रेशर्स करानी है, तो मैं क्या 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 एक्शंस, वो आप ऑलरेडी आप डिसाइड कर सकते हो। पूरा नहीं लिखना तो 3-4 पॉइंटर्स में आप लिख सकते हो ताकि उसके राउंड अप स्टोरी बना सकते हो। तो ये सर के थीम्स रिलेटेड टू लाइफ एक पन्ने पे लिख लो। स्कूल, कॉलेज, एनसीसी, मान लो क्रिकेट हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, इन सब पे एक स्टोरीज बन सकती है आराम से। और मान लो बेसिक जो नॉलेज बेस्ड वाली होगी, ट्रैकिंग होगी, आपने करी है तो आपको पता होगा, नहीं तो आप वीडियो देख लो, पता चल जाएगा क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। दूसरा मान लो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की फंक्शन है, अब चैट जीपीटी को बोलो भाई कैसे क्या चीजें काम करती है। हॉस्पिटल का भी आपको पता चल जाएगा फॉर्म। लोगों को लगता है कि ऐसे ही हो जाता है, वही पूरा फिक्स प्रोसीजर होता है भाई, पहले डॉक्यूमेंटेशन एसओपीज होता होते है। हैं, हाँ, हाँ। तो वो सब चीजें आप उस थीम से अगर आप लिख लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो जाता है। फिर आता है वैट। वैट मतलब दोनों लाइक एसएसबीज में पूरे 60 अटेम्प्ट्स कर लिए थे। हाँ सर, 2-3 छूट गए थे, मतलब वो बीच में वो कई बार सर वो ब्लैंक हो ही जाता है दिमाग। तो फिर वो 20-15 सेकंड तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो सर ऑलमोस्ट 55-58 के बीच में कर लेता था सर शुरू। अच्छा, अच्छा, उसमें ठीक से है। कोई तो हाँ मतलब बेसिक से सेंटेंस नॉर्मल। लाइक इसमें कुछ और ऐड करना चाहोगे? जैसे तुमने वैट के लिए शुरुआत में बताया था, है ना? कि लाइक यू नेवर प्रैक्टिस, मतलब लिख-लिख के तो कभी प्रैक्टिस नहीं किया। नहीं मतलब ठीक है। दिमाग में सोच लेते थे देख के कि हाँ, इस पे ये बनाया जा सकता है, ये ऐसा रिलेट किया जा सकता है। तो और कुछ एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऑन वैट? मतलब एक एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि सर एक तो होता है कि सर एकदम रटो मत कि हर वर्ड पे ऑलरेडी आपके पास है, कि बस ये आप सोच सकते हो या लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कुछ गलत नहीं है। कि कुछ ऐसा लिखें कि अपनी पर्सनैलिटी का कुछ पता चल रहा है। मतलब कुछ भी सेंटेंस में कि लिखो पर्सनैलिटी का, चाहे आपको मान लो एक में कोई कोई स्पोर्ट्स का ही आप डाल सकते हो, जैसे कुछ कोई वर्ड आ जाए उससे रिलेटेड, या फिर आपकी कोई नॉलेज बेस्ड कोई चीज है, मान लो कि अभी कोई करंट कॉन्फ्लिक्ट, कई वर्ड में कई करंट कॉन्फ्लिक्ट वाला भी चिप जाता है वर्ड, तो वो भी डाल सकते हो। तो इसमें मैं और मैक्सिमम चीजें कि आप अपनी कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी से वो कुछ इनकलकेट कर पाए, ऐसा कुछ लिखो। ठीक है। तो लाइक 55 से 50, 55 से 60 के बीच में तुम्हारा हाँ एक नंबर रहता है। ओके। तो इसके बाद आता है हमारा एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की भी कभी प्रैक्टिस नहीं करी, मतलब वर्बली प्रैक्टिस किया है दोस्तों के साथ? हाँ हाँ सर, मतलब जैसे पीडीएफ देखे हैं उसमें, मतलब उसमें तो कि मेन बेसिक उसमें एज्यूम करता था कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी उसे। अब कई बार क्या होता है सर, मतलब एक सेंटेंस होता है, वहां आप नेगेटिव भी जा सकते हो पॉजिटिव भी जा सकते हो, उसमें और कुछ मेंशन नहीं होता। तो वहां अपन को कोशिश करनी है कि अपने फेवर में ही अपन सेंटेंस लिखें। मान लो कई बार एक्सीडेंट होता है, अब उसमें ये नहीं लिखा होता कि माइनर है मेजर है, तो अब उसको टांग तोड़वा दोगे, सिर पड़वा दोगे। तो मतलब कोशिश करो कि जहाँ स्कोप है कि अपन पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, वो पॉजिटिव चीजें एज्यूम करके उस सिचुएशन के अंदर एक नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है, क्या करता है, वो चीजें कॉमन सेंस, एसआरटी इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, वो चीज लिख दो। और यहाँ कोशिश करो कि सर फ्रेजेस का यूज करो। सर मैं मतलब मेरी तो ये हमेशा से गलती रही है, जो मैं नहीं चाहता बाकी करे, कि मैं सर ज्यादा एसआरटी अटेम्प्ट नहीं कर पाता। मैं 40-45 के आसपास, मेरी वो आदत पड़ गई है सर, मैं लंबे लंबे सेंटेंस ही लिखता हूँ। पर वो चीज सही नहीं है, मैं नहीं मानता। हालांकि सर मैं एक बार जिसमें एक में रिकमेंड हुआ था उसमें 38 की थी मैंने, और एक में की थी उसमें शायद 40 या 41 की थी। बट इसमें फ्रेजेस का यूज करना बहुत जरूरी है। आप कई बार सेंटेंस यूज करते हो तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, उसमें तो पता भी नहीं चलता अपन को, बैट में तो हर वर्ड 15 सेकंड में फ्लैश हो रहा है, इसमें तो 30 मिनट कंबाइंड है। तो तो आपको आपको टाइम मैनेज, रियलाइज नहीं होता कि आप कौन सी एसआरटी में कितना टाइम दे जा रहे हो?
हाँ, ये आपको पता नहीं है। अब यहाँ जिस बंदे ने प्रैक्टिस करी उसके यहाँ बेनिफिट भी है, एडवांटेज होगा। उसके बेनिफिट है। तो सर इसमें कोशिश करो कि फ्रेजेस का यूज करो। आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि भाई इस सिचुएशन में मैं होता तो बेसिक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है, वो बस करो, दैट्स इट। मतलब वही कॉमा कॉमा करके भी अगर डालोगे कि लाइक इसने ये किया फिर कॉमा ये किया फिर ये हाँ फिर सर, आगे ये अब सर ये कई मेरे जैसे बंदे ये इस हैबिचुअल नहीं होते ज्यादा एकदम पूरे फ्रेजेस यूज करने के, तो उनके लिए तो ये अभी से अगर प्रैक्टिस करनी चालू कर दे तो फायदा रहेगा कि एटलीस्ट 45 से 50 तो टच करनी चाहिए मेरे हिसाब से। इवन रिकमेंड होते हैं 40 पे, बट ज्यादा अटेम्प्ट मैं करे तो अभी फायदा है। मेरी बात हो रही थी, मेरे एक स्टूडेंट है, ही इज राइट नाउ इन ओटीए गया, ठीक है, यस सुरेश। सर। तो लाइक वो मेरे फर्स्ट बैच को ज्वाइन किया था जब मैंने एसएसबी वर्कशॉप स्टार्ट की थी नवंबर 2023 में। ही ओनली अटेम्प्टेड 29 एसआरटीज, यस सर। 29 एसआरटीज में आज वो लाइक ओटीए गया मैं, ठीक है। इसके अलावा अभी मेरी कल एक और लाइक बंदे से बात हो रही थी, ही अटेम्प्टेड ओनली 30 एसआरटीज। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी क्वालिटी है, अगर आपने अच्छे से चीजें जस्टिफाई करी हुई हैं, प्रॉपर लाइक दिख रहा है कि यार ये बंदा ऑर्गेनाइज्ड है, कंप्लीट कर रहा है टास्क को, तो लाइक काम हो जाएगा, है ना। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा ही अटेम्प्ट करनी चाहिए क्योंकि फिर वो आपका स्पीड ऑफ डिसीजन भी दिखाता है, बट अगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम रह जाती है तो नॉट अ बिग डील, है ना। हाँ सर, हाँ ये जैसे कि सही जैसे आपने बोला, बट फिर भी कोशिश करो कि 40 से 40 ऊपर तो 45। टच करें, हाँ 40-45 टच करें, क्योंकि सर फिर वो उस उनके बंदों की बाकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहती है सर। तो क्योंकि अगर अपन आप ना जब 30 एसआरटी अटेम्प्ट करते हो, लाइक ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लो फील होता है, वो ठीक है। होता है आपको सर। बाद में रेकमेंड हो गया वो अलग बात है, लेकिन आपको उस हम्म, समय लगे यार ये लोग 60-60 कर रहे हैं, मैं बस 30 ही किया हूं, उससे फिर आगे की चीजें अफेक्ट हो सकती है। तो बेटर है कि ज्यादा से ज्यादा करो ताकि लाइक आप परेशान ना हो, कॉन्शियस ना हो जाओ उसकी वजह से। एकदम सर, एकदम आप सही बात बोलिए सर। जैसे सर अभी मैं उसमें अक्टूबर में था, वो नेवी वाले में 38 अटेम्प्ट करी थी, एक बार तो सर पसीना आ गया था, सीधी सी बात है। अब हर बंदा बाद में बोलता है कि सर मैंने 30 करी, 35 करी, बट सर यही बंदों को यही करना चाहिए कि वो प्रैक्टिस करके जाए, 40-50 टच करें। बाकी जो 30-38 वाले हैं या जो भी है, बाकी परफॉर्मेंस भी उनको रिकमेंडेशन कराती है। तो जहां मतलब अपने यहाँ क्यों नेगेटिव में रहे या क्यों पीछे रहे, अगर अपन 40-45 प्लस करें तो अपने लिए एडवांटेज ही रहेगा। तो फिर कई बंदे ये भी है सर, वो नोशन बना लेते हैं कि यार 30 में हो रहा है तो अपन क्यों जल्दीबाजी करें, आराम से ही करें। बट वो सबका अलग होता है सर, उसका मे भी बाकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया हो, वो अपन को नहीं पता। तो कोशिश हाँ, करें कि 45 प्लस ही अटेम्प्ट कोई करें। भी एक पॉइंट पकड़ के आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ये हाँ। बंदा रेकमेंड हुआ होगा या इसकी वजह से कोई रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसएसबी, है ना। लाइक आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है भाई, कर क्या रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं ऑन द होता स्पॉट सर। कंफ्यूज हो रहे और आप हैं। मानो भी नहीं सर, कई बंदे तो थे, कई बंदे होते हैं कि उन्हें खुद एक्सपेक्ट ही नहीं होता है, मतलब कई बार कि मैं मेरे जैसे में कि सिलेक्शन हो गया है। हाँ जनरली मतलब कोई हुआ था, मतलब सुबह जो मान लो टेस्ट नंबर बोला 21, तो टेस्ट नंबर 21 ऐसे सर बोल रहा है और वो कह रहा है 21 ये क्या हो रहा 21। है। ये जनरली मैं सर सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो ये तो जो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब मोटा मोटा, जैसा सर आपने तो धक्के खा चुके हैं 14-15 या 13 अटेम्प्ट जो, हाँ पर मोटा मोटा मतलब आपको, पर मैक्सिमम आपको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है आपको क्यों हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो या तो ऐसे से जाने या भगवान जाने अपने हाथ में। ठीक है। तो ये हमारा एसआरटी हो जाता है। फिर एसडीटी जैसे तुमने बताया कि लाइक यू यूज टू ऐड लाइक अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड करते थे, फिर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट भी ऐड करते थे। तो जनरली लाइक मेरे को बहुत सारे एस्पिरेंट्स लाइक मैसेज करते हैं कि भैया मुझे ना ये जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट वाला है कि मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव में क्या डालूं, टीचर्स के या कलीग्स के पर्सपेक्टिव में क्या डालूं, बॉस के पर्सपेक्टिव में क्या डालूं, अपनी तरफ से क्या डालूं, क्योंकि ये जो एसडीटी है ये आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जानी है ना। वो जाके वेरीफाई करेगा ये जो तुमने यहाँ लिखा है, तुम 1-to-1 कन्वर्सेशन में वो सारे एग्जांपल्स वो सुनना चाहता है, ठीक है, ताकि चीजें ओवरलैप हो। अगर वो ओवरलैप नहीं हुई तो इसका मतलब है कुछ लाइक कुछ तो है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। तो लाइक जस्ट लाइक टॉक अबाउट दिस एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट वाला पार्ट कि पेरेंट्स में तुमने क्या क्या ऐड किया था, अपने टीचर्स जैसे अभी यू आर परस्यूइंग लाइक एमएससी तुम्हारा हो चुका है ना, तो हाँ तुमने सर। एमएससी अपने टीचर से रिलेटेड लिखा होगा, फ्रेंड से रिलेटेड लिखा होगा, एंड तुम्हारी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो तुमने अपने लाइक एसडीटी में लिखी थी, तो लाइक वीकनेस और नेगेटिव पॉइंट से रिलेटेड बताओ। सर जैसे पेरेंट्स में सर मेन ये लिखते हैं सर, मेरे फादर बीएसएफ में हैं, तो सर वो ऑलरेडी हमेशा बाहर ही रहे हैं, तो सर जितने भी बाहर वाले काम रहते हैं, बैंकिंग वाला हो, कभी एलआईसी का काम हो या हाउस होल्ड वाला कुछ सामान लाना हो, सर वो हमेशा वही करता था। तो सर एक पहला चीज की भाई मतलब रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते उसमें एग्जाम्पल डाल दिया कि भाई ये चीज मैं करता था। दूसरी चीज सर ये था कि मतलब कि एक सर मतलब पेरेंट्स को मेरे ऊपर फेथ था कि भाई ये बंदा सही डायरेक्शन के अंदर है, कि जैसे कि मैंने उसमें बताया कि मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह क्लियर करे, ये चीज भी दिखाता है कि पेरेंट्स की फेथ है। सर तीसरा जैसे पॉइंट सर, वो एक मैं पहले उठता नहीं था, तो उसमें मैंने साइकिलिंग वाली चीज एग्जांपल देके डाल दी। और सर दूसरा सर मैं कई बार बहुत मतलब जैसे कि मैं बीच में सर कोई एनजीओ से भी जुड़ गया था, साइकिलिंग में बहुत अदर एक्टिविटी, तो इसलिए माय पेरेंट्स थिंक दैट आई शुड फोकस मोर ऑन एकेडमिक्स रादर देन अदर एक्टिविटीज, एंड उसमें सर एग्जांपल्स मैंने डाल दिया। क्योंकि पेरेंट्स को तो लगता है कि पढ़ाई के अलावा जो भी कर पढ़ाई रहे हो का फालतू है। हाँ बिल्कुल सर। अब वो कई बार मैं साइकिलिंग जाता था कि क्या सुबह मतलब है, बिना मतलब क्यों परेशान, फिर उससे स्विमिंग भी करी, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्यों तो थक रहा है, सर पढ़ाई कर ले, रेस्ट कर ले अगर तेरे को करना ही है तो।
तो सर ये चीजें, और सर जैसे कि सर मैंने ग्रेजुएशन होते ही मैंने सर पढ़ाना चालू कर दिया था, तो मेरा ये दिमाग में था कि यार चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं थोड़ा कुछ ना कुछ तो मैं करूंगा, तो मतलब अपने से ही इंडिपेंडेंट करना है, होने। मतलब अपना हाँ। खर्चा तो निकाल ही लूं। हाँ, तो सर मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि सर पेरेंट्स इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट हुई, पेरेंट्स को भी अच्छी चीज लगती है कि भाई मतलब बंदा अपने एक्सपेंसेस मैनेज करे, आई यूज्ड टू ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल। तो ये चीजें इंक्लूड करी सर पेरेंट्स में, सर टीचर्स में सर की, जैसे कि मैं एक कल्चरल वगैरह ही करवाता था, तो एकेडमिक्स में भी ठीक था और ये ठीक था, उस चीज को करते थे। और सर मेरा ये एक दो सब्जेक्ट्स में तो बहुत तगड़े नंबर आ रखे हैं बाकियों में बैठे बैठे थे, तो इसमें कि सर टीचर्स को ये लगता है कि मतलब सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एग्जाम्पल लेके डाल दी कि अगर कोई पीआईक्यू देखेगा वो समझ जाएगा अपने आप, तो ये चीज डाल दी। और सर मतलब वही रिस्पॉन्सिबल भी वाला भी डाल दिया, मान लो सर बीच में कोई नेशनल मैच डे करवाया था, तो रिस्पॉन्सिबल करते हैं टीचर। फ्रेंड्स में सर सेंस ऑफ ह्यूमर, कि भाई दोस्तों को सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है। और सर इधर उधर जैसे साइकिलिंग वाला एक ग्रुप सर, जैसे बीकानेर में भी सर कई लोकेशन है, वहाँ पहले हमने एसएसबी का ग्रुप बना रखा था सर। फिर ऐसे एक 10-12 बंदों का जो एसएसबी देते हैं, तो डिस्कशन मतलब हम जाते थे एक लोकेशन पे, डिस्कशन करते थे, मान लो ग्रुप डिस्कशन हो गया या कुछ कई हो गया, मॉक इंटरव्यू लेते थे एक दूसरे का, पहले करते थे मतलब बीएससी वाले टाइम पे। तो सर ये है कि भाई अलग अलग लोकेशन पे हम जाते थे सर, आउटस्कर्ट्स में, तो सर ये जो बाहर जाने के प्लान्स बनाता था वो दोस्तों को काफी अच्छे लगते थे। दूसरा है कि सर एक सर मैं कभी भी इमोशनल नहीं हूँ सर ज्यादा, तो ये वाली चीज दोस्त कई बार कहते थे, वो मैंने मेंशन कर दी दोस्तों के अंदर। और सर टीचर्स, उसके बाद क्या हो गया सेल्फ ओपिनियन, सर सेल्फ ओपिनियन के अंदर सर जैसे कि वो मेन, मैं अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करता हूँ सर, मैं साइकिलिंग रनिंग करता हूँ, वो मैंने मेंशन कर दी, तो पीआईक्यू में ऑलरेडी है। इसके अलावा सर कि मतलब मैं ये भी डालता ही था सर, ऑनलाइन टीचिंग वाला इंडिपेंडेंट वाला, सर आई कैरी माय ओन एक्सपेंसेस बाय डूइंग ऑनलाइन टीचिंग एट अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड सुपर प्रॉफ, तो वो चीज मैं उसके अंदर डाल देता था। और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंदर और क्या डालता था सर मैं, जैसे फिजिकल ये फिटनेस का उसके अंदर डाल दिया, पढ़ाने ऑनलाइन पढ़ाने वाला डाल दिया। और सर कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करता हूँ परफेक्ट वे में, कि सर मेरा अदर एक्टिविटीज जैसे साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, वो भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई का स्लॉट रखता हूँ, साथ में पढ़ाने वाला, कैसे मैं अपने टाइम को परफेक्ट ऑर्डर के अंदर मैनेज करता हूँ, वो चीज मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर खुद सेल्फ ओपिनियन वाले में डाल दिया। और सर पर्सन 1 to 2 के अंदर सर भाई फौज में ही जाना है सर, तो सर भाई ऐसा अफसर बने कि सर जो कलीग्स हो या सर जूनियर्स हो या फिर जो ट्रूप्स हो वो इंस्पायर हो, और ऐसा कुछ करना है कि मतलब जो भी करें वहाँ एक जो जो भी एरिया ऑफ रूल है, जो भी है उसके अंडर के अंदर अपना बेस्ट आउटपुट जो दे सकते हैं देश के लिए, उसमें मैं फ्रेम करता था। ठीक है। तो लाइक कभी एसडीटी प्रिपेयर करके ले गए हो, लिख के ले गए हो पूरा कि पॉइंटर्स में सर, पॉइंटर्स के अंदर जैसे कि सर जैसे पेरेंट्स वाले में एक रिस्पॉन्सिबल वाला डाल दिया, उसका एग्जांपल डाल दिया, एक ये मॉर्निंग रूटीन वाला डाल दिया, कैसे इंप्रूव किया वो लास्ट में डाल दिया। और जैसे कि वो पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी की वो वाली डाल दिया। तो मतलब कोशिश करना कि एग्जाम्पल डालें तो वो ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से, मतलब एग्जाम्पल से चीजें जस्टिफाई हो जाती हैं, और जब आप यही सेम एग्जाम्पल इंटरव्यू में यूज करोगे हाँ, तो उससे ना कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है बिटवीन योर साइक एंड पर्सनल बिल्कुल सर, इंटरव्यू, बिल्कुल सर, और जैसे वो भी खुश हो जाते हैं, असेसर्स भी खुश हो जाते हैं कि बंदा देख लाइक 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 परफॉर्मेंस इंटरव्यू में भी यही है और साइक में भी यही है। ऐसा नहीं कि साइक पता नहीं किसी और का लिख रहा है, साइक में इतना लाइक ऐसा लग रहा है लाइक भगवान रूपी इंसान है ये, और ये पर्सनल इंटरव्यू में जो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है असलियत इसकी निकल के आ जाती है कि यस सर, इसलिए मैंने बोला भी था सर कि इंटरव्यू और दोनों में एग्जाम्पल्स लिखो तो फायदा ही फायदा है। ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारा लाइक साइक कवर हो जाता है। साइक के बाद आता है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में मतलब तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा था, जैसे तुमने प्रिपेयर किया था, जैसे अभी बताया ना कि पीआईक्यू एंड ऑल लाइक यू डिस्कस्ड एंड ब्रेनस्टॉर्म ओवर दी लाइक क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जा सकते हैं तुम्हारे पीआईक्यू के बेसिस पे। तो लाइक क्या एक्सपीरियंस रहा था, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तुमसे इंटरव्यू में पूछा हो, है ना, कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो इंटरेस्टिंग, तो वो बताओ। सर नेवी वाला जो इंटरव्यू था वो बहुत बेसिक गया था, मतलब ऐसा लग रहा था उसने ना तो मेरे को ग्रिल किया ना, मतलब वो मेरा 11th अटेम्प्ट था, तो एक्सपेक्टेशन तो रिपीटर ही करके जाता है कि वो आपको थोड़ा प्रेशराइज करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो सर मैं अंदर गया, नॉर्मली उसने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए, 35-40 मिनट बाहर आ गया, ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ हुआ है वरना इंटरव्यू के बाद में तो ऐसा लगता है कि आपके साथ क्या हुआ है कि तो बड़ा दर्द के साथ तुम बाहर आते हो कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ कि नहीं जा रहा। हाँ, तो सर कुछ ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ है, जो बेसिक चीजें होती है, मान लो सर मेरे उसने थोड़ी एका चीजें उसने हॉर्स राइडिंग कंफर्म करने के लिए टर्म्स यूज करी, तो मैंने मेरा रूटीन वगैरह बता दिया। ऑनलाइन टीचिंग वाला उसने काफी चीज पूछी थी, वो मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। बाकी रूटीन का उसने पूछा जो बेसिक टाइप जाता है, तो वो बेसिक सा गया था, कुछ था नहीं। पर सर जब मैं ये मैसूर गया एयरपोर्ट से, वो तो मेरा मतलब क्या ही बताऊं सर, आउट ऑफ द बॉक्स ही था सब कुछ तो मैं अंदर यू वर नॉट गया लाइक एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू। मतलब वो पहली बात तो सर पूरा इंटरव्यू हिंदी में हुआ, लगभग पूरा ऑलमोस्ट हिंदी में? ऑलमोस्ट इंटरव्यू बीच में वो एक जो क्वेश्चन आता है ना लंबा वाला, सीआईक्यू जो बोलते हैं, वो वो इंग्लिश एक में बस लंबा। सर ने बोली है इंग्लिश। बाकी वो पाजी थे कोई, वो भाई साहब खतरनाक ही था जो भी था। मैं अंदर गया,
मैं अपना बोला कि इंट्रोडक्शन दे अपना। पहले तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, वो पीआईक्यू पढ़ रहे थे, उसमें बीच बीच में अच्छा तुम बीएससी कहाँ से करी है, एमएससी कहाँ से करी है, अच्छा तू कितने कमा रहा है अभी, कैसे कर रहा है, जैसे कि नॉर्मल अंदर गया, गुड मॉर्निंग बोला, फिर वो अपना पीआईक्यू आगे पीछे पलट रहे थे और हिंदी में सवाल पूछे। फिर 5 7 10 मिनट ऐसा किया, उसके बाद क्या, चलो गोपाल इंटरव्यू शुरू करते हैं तेरा। फिर उसके बाद में जाते पूछा कि तेरा सीडीएस क्लियर क्यों नहीं हुआ। सीधा। सीधा उसके अंदर वो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस वाला देखा, उसके अंदर ना कोई ओटीए का एसएसबी था, ना कोई एनसीसी के थे ओटीए वाले, और नेवी टेक था, एनसीसी था, एफकेट था, कोस्ट गार्ड था, एनडीए था, सीडीएस मिसिंग था। मैं कहता कि ज्यादा कहता सीडीएस क्लियर क्यों नहीं हुआ। मैं सर आई प्रिपेयर्ड हार्ड। मैं बताया उसको कि भाई सर मैं 2022 में पास आउट हुआ था, तो जून में मेरे एग्जाम हुए थे सर, मतलब सेकंड वाला मैंने दिया, उसमें तो मैं तो मेरा इंग्लिश में दे रहा था जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैं सर 2022 का सेकंड वाला मैंने दिया प्रिपरेशन करके, बट सर मेरा नहीं हुआ सर, आई वर्क रियली हार्ड। उसके बाद में 2023 सर 22 के एंड में सर मैंने एमएससी में एनरोल कर गया, तो सर मेरे क्लैश करते थे ये एग्जाम, मतलब ये अप्रैल और सितंबर में ही सीडीएस के एग्जाम्स होते थे और इसी साइकिल के अंदर मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे। तो सर मैं ज्यादा टाइम मैनेज नहीं कर पाया, या फिर मैं सर एमएससी की तरफ ज्यादा एक्सेप्ट इंक्लाइन कर था। लिया तुमने कि हैं? सर गलती में, लाइक तुमने एक्सेप्ट कर लिया सर गलती मेरी थी। हाँ, तो मैंने कहा कि सर मैं आई एम मोर इंक्लाइंड की सर एमएससी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड था, और सर मेरी जीके हमेशा से वीक थी, कि हमेशा से कब से वीक थी तेरी। मैं सर एनडी के टाइम में भी सर मैं मैथ्स इंग्लिश और साइंस के बेसिस के ऊपर मैंने क्लियर किया, तूने अभी तक क्लियर किया। मैं कि सर नहीं सर, मैं बीएससी में साइंस सब्जेक्ट थे सर, उनमें ज्यादा ध्यान दिया था, या फिर उनमें ज्यादा इन्वॉल्व था, तो सर जीके तक प्रिपेयर नहीं कर पाया। फिर मैंने कहा सर मैंने जो मेरा लास्ट आईएमए का अटेम्प्ट था 2024 वन वाला, उसमें बहुत मेहनत करी थी, मैं बताने लग गया ये क्या था वो क्या था, ज्योग्राफी यहाँ से पढ़ी थी, हिस्ट्री वहां से करा था, पर फिर भी सर अनफॉर्चुनेटली उसका पेपर बहुत हार्ड, पैटर्न भी चेंज हुआ था, आपको पता होगा, तो 2024 का फर्स्ट वाला जनरली मैं एक्सेप्ट कर रहा था हो जाएगा, पर मेरा उसमें भी नहीं हुआ। तो मैं कहता हाँ बेटा बना बना, मेरे को बना, मेरे माथे में तो लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ लिटरली है। उन्होंने गालियां भी निकाली थी कि मतलब तू वो है ये है, तेरे सीरियस नहीं ले, तुम्हें फौज में जाना है। किस तरीके का तो पैशनेट है, देख तू डिफेंस बैकग्राउंड से है तब भी तेरे से सीरियस नहीं निकल रहा है। मैं तो अभी गालियां यूज नहीं कर सकता, बट उन्होंने लिटरली मेरे को गालियां निकाली थी कि जलील जलील किया होगा पूरी तरह। उन्होंने लिटरली मेरे को गालियां निकाली कि फिर कहता है फिर कहता है चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरा सीरियस नहीं निकला। तू तूने नेट दिया है? मैं कह नहीं सर, मैं एमएससी करी है, तो उसने एक्सपेक्ट किया था नेट दिया है कि तूने सर मैं कुछ फाउल वर्ड्स यूज कर सकता हूँ? कर कर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उसने बोला ना इंटरव्यू ऑफिसर ने सब लिटरली बता। तो उसने मेरे को बोला तूने नेट दिया है? मैं कि नहीं। मैं कि सर नहीं दिया। कि क्यों नहीं दिया? मैं कि सर मेरी एमएससी हुई थी अभी सितंबर एंड के अंदर, मैं एग्जाम्स खत्म हुए थे, नवंबर में रिजल्ट आया था, और सितंबर के बाद सर मैं अक्टूबर में रिकमेंड ही हो गया था। और तो सर मेरा फिर एक और एसएसबी था एनसीसी वाला, तो सर मैंने सोचा कि मुझे अभी उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि, और फिर भी तूने नेट क्यों नहीं दिया? मैं कि सर मैंने उसमें ज्यादा हार्डवर्क किया था एसएसबी में, एसएसबी में तो चूतिया भी रिकमेंड हो जाता। मतलब वो इंटरव्यू ऑफिसर बोलता। हाँ, मैं नहीं सर, like sir, I did hard work and I got recommended in October. I got recommended for Navy, so I did hard work, so not got time to prepare for the net and exam. तो मैंने सर एसएसबी में ज्यादा, तो कहता एसएसबी में तो चूतिया भी रिकमेंड। मैं हमारा, मेरे को तो खुद को हंसी आने लग गई। देखिए, सर ने पोल खोल दी। तो मेरे को कहते हैं कि एसएसबी में तू रिकमेंड नहीं हुआ है, एसएसबी में हमने तुझे रिकमेंड किया है, तो तूने कुछ नहीं किया है, तो फिर कहता कि चल ठीक है तूने नहीं दिया, तो अब वो कब हुआ था एग्जाम में? किसी फैब में हुआ था फॉर्म, दिसंबर में फॉर्म निकले थे, ये अब उसके बाद कब होगा? मैं सर अभी तो होगा, जैसे अभी फॉर्म निकलेंगे तो मैं भर दूंगा। कि चल अब ठीक सॉरी है। गलती हो गई सर, मुंह से गलती से निकल गया, भर दूंगा। फिर कहता है कि चल ठीक है, तू इस अटेम्प्ट में तो रिकमेंड नहीं हो रहा, मैं तेरे को रिकमेंड नहीं करूंगा, और तू, फिर मैं नेवी वाला बताया तो उसमें पूछे कितने बंदे क्या है, कि तू उसमें भी तू मेरिट आउट होगा, अब बता तू क्या करेगा? मैं सर मैं नेट दूंगा। कि नेट क्या घंटा देगा? तू तो 1 साल से तो तू इसमें एसएसबी की तैयारी कर रहा है, नेट की तो तैयारी नहीं हुई, नेट तो तेरा तूने तो वैसे भी नहीं हार्ड वर्क निकले। किया हुआ है, एसएसबी के लिए हार्ड वर्क किया है, अब तू नेट की हार्ड वर्क तूने कैसे करेगा? एसएसबी के लिए तूने हार्डवर्क किया, नेट कैसे निकलेगा तेरा? भाई नेट तेरे को देना था तो अभी अपीयरिंग के अंदर देता, उसमें तेरे सब्जेक्ट्स फ्रेश होते हैं, अब क्या तू नेट देगा? नेट तो तेरा होगा नहीं, अब बता तू क्या करेगा? मैं सर क्या करूं? अब मैं तो कुछ क्या बचा ही नहीं है। फिर मैं कैसे एसएसबी की करूंगा? वो एसएसबी का नाम मत ले मेरे सामने, छोड़, एसएसबी नहीं होगा तेरा एसएसबी में, यू आर आउट। किधर एसएसबी में तो नहीं होने वाला, उसका छोड़, उसके अलावा बता। कहता कि फिर मैं सर ऑनलाइन में टीचिंग करता हूँ सर, तो मैं सर इंस्टीट्यूट में पढ़ा लूंगा। तो तू उसके तू वापस गाली दी कि तू अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक क्यों नहीं गया तू? मैं कहा सर मैं कोटा तेरे मैथ्स स्ट्रांग है तो मैं मैथ्स का टीचर बन सकता हूँ, तो मैं कोटा या कोई बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा लूंगा। फिर गाली निकाली तो तू अभी तक क्यों नहीं गया? अब इसका मेरा इंतजार दिमाग। कर रहा है। तो फिर कहता कि चल ठीक है, तेरे पापा बीएसएफ में, तूने सीएपीएफ कितनी बार दिया है? मैं कहा सर एक।
मैं सर 2022 में एक बार, अब मैं 2 बार भी बोल देता कि सर तैयारी कर, मेरे मुंह से निकल, मैं एक बार ही दिया था मैं सर एक बार कि क्या हुआ उसके अंदर, मैं कि सर सीएपीएफ यू नो सर जी के वास्तव। फिर वापस गाली निकाल कि हराम खोर, तेरे से नेट दिया नहीं जा रहा, एसएसबी अटेम्प्ट में तेरे से शुरू में हो नहीं रहा था और यहाँ तुझसे जीके पढ़ी नहीं जा रही, तू कर क्या रहा है तेरी लाइफ में? तो कहता है गोपाल आई एम वेरी टेंस्ड फॉर योर फ्यूचर, मुझे नहीं लगता तेरा कुछ लाइफ में होगा, तेरे से एसएसबी तो तेरे से चल टुक्के से निकल गया, उसमें तू मेरिट आउट हो जाएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तू मेरिट इन होगा, इसमें मैं तेरे को पास होने नहीं दूंगा, नेट तेरे से होता नहीं है, जीके तुझसे बड़ी, तू तो बर्बाद है। तेरी लाइफ खत्म है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर थोड़ा मैं सोचा कि सर नहीं सर, मैं मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है सर, मैं कर सकता हूँ ये करके, फिर सीएपीएफ का कि तूने तूने राजस्थान एसआई का क्यों नहीं दिया, तूने सीजीएल क्यों नहीं दिया? फिर मेरे उससे पहले दोस्त का पूछा था कि दोस्त बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, मैं सर रविराज है, क्या है वो सीजीएल के अंदर लगा हुआ है, कि तेरा तू तो चूतिया, तेरा दोस्त भी कि उसने तेरे को क्यों नहीं बताया कि तुझे सीजीएल देना चाहिए? मैंने कहा सर मतलब उसने वो खुद बताया। लग गया बेस्ट फ्रेंड और तुझे पता भी नहीं चला कि हाँ। ये एग्जाम भी होते हैं। लेकिन वो सीजीएल में पास किया, तुझे क्यों नहीं बताया? मैं कहा सर उसने मेरे से फॉर्म भरवाया था, बट सर मेरे को उनके उस नहीं जॉब उसे। मेरे को उस जॉब की तरफ मोटिवेशन नहीं था सर, तो सर मेरा हमेशा से फौज का ही था, तो सर मैंने 12th के बाद एनडीए दिया, फिर सर एफकेट सीडीएस अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाया, बट आई डिड वर्क। फिर कहता क्या बना मेरे को, मैं तो पागल हूँ। मैं सर नहीं सर ऑनेस्टली आई डिड वेरी मच हार्ड हार्ड वर्क। वर्क। मैं फिर कहता चल ठीक है चल, तूने नेट नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, तू फौज में जाना चाहता है, तू बाकी एग्जाम भी नहीं देता, तू तो फौजी ही बनेगा, फौज में ही जाना है तेरे को तो। फिर कहता कि अच्छा गोपाल, तेरी एज क्या है? मैं 23 साल। तेरे पास सीडीएस के अटेम्प्ट्स कितने थे? मैं के 7। कि तूने दिए कितने? मैं के 4। फिर ऐसे करता बाकी 3। ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करता बाकी 3। फिर मैं उससे कुछ बोलता, अच्छा एनसीसी तो देखी है, एनसीसी के 2022 से लेके अभी 25 से कितने अटेम्प्ट हो गए? मैं कह सर 5। तूने दिए कितने? मैं कह 3। फिर गाली निकालता वापस 2-4 कि हराम को, तुझे नेट भी नहीं देना, तुझे बाकी एग्जाम भी नहीं देना, तेरे को फौज में जाना है, फौज में जाने के बाद तुझे एसएसबी भी छोड़ने हैं। अब बता क्या करूं तेरा? तो जो बहुत ग्रिलिंग करी, बहुत। चाहता क्या है? मतलब बोले भाई तू चाहता क्या, तुझे पता है तू क्या करना चाहता है। हाँ सर, फिर मेरे मुंह से निकल गया कि सर वो मैंने एनसीसी के 2 अटेम्प्ट इसलिए छोड़े थे क्योंकि सर उस समय 350-400 भीड़ आती थी और सर मेरे फालतू एनसीसी के स्क्रीन आउट बढ़ रहे थे, तो कि साले तेरे को तो एक ही सीट चाहिए, तेरे को क्या करना है, 400 आए 500 आए? मैं कि सर वो थोड़ी स्क्रीनिंग अनसर्टेन, कि सर यू नो दैट स्क्रीनिंग इज अनसर्टेन। फिर हंसने तुम लग बता गए। रहे हो, तुम एक असेसर को बता रहे हो कि सर आपको तो पता ही होगा स्क्रीनिंग कितनी अनसर्टेन प्रोसेस है। फिर अब मैं लास्ट में चुप हो गया, अब वो मेरे को देख के हंस रहा है। मतलब अब अब तुम मतलब बताओगे। हाँ? नहीं अब असेसर बोल रहा होगा, अब तुम बताओगे इसमें कौन सी चीज क्या अनसर्टेन है। तो बहुत क्रेजी था ये वाला इंटरव्यू, तो मैं तो बाहर आया, मैं तो पहले तो मैं आते ही मैं तो सो गया मैं। इसके तो बाद उससे 6 घंटे पहले की नींद लगेगी तुम्हें बाहर आने के लिए। सर बहुत क्रेजी हुआ था फिर वो, मतलब लास्ट पर मैं एक चीज में स्टिक रहा कि मैं बार बार मैंने क्लियर किया फौज फौज फौज, मैं उस चीज को छोड़ा नहीं, तो मैं भी वो पॉजिटिव वर्क कर गई। तो और दूसरा सर ये कि बाद में करंट अफेयर, तो इसमें तो उससे कुछ करंट अफेयर पूछे नहीं, उसमें नेवी वाले में करंट अफेयर पूछे थे, तो सर करंट अफेयर में जनरली 5-5 प्रिपेयर करके जाता था, तो सर पहला मैं इतना डिटेल में बताता था कि वो सोचता था इसको सब आता है। इससे अब अब नहीं मेरे पूछना। को मेरे को 5, ऑल्दो मेरे पास नॉलेज, मैं इंडियन एक्सप्रेस की मैंने वो मेंबरशिप ले रखी थी, तो मैं गो थ्रू करता रहता हूँ, पर डिटेल में हर चीज का नॉलेज नहीं था। तो मैं तो कहता हूँ करंट अफेयर में स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है कि पहला जो पूछे ना, उस समय जब मैं दिया था उस समय इसराइल हमास का चल रहा था, तो मैंने सर ऐसा दिया उसे। फिर मैंने कहा ओके सर नाउ सेकंड सेकंड सर, उस समय नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का चल रहा था कुछ, तो मैंने कहा ओके गोपाल फाइन फाइन, ओनली वो समझ ओनली गया। ओनली हेडलाइंस। तो सर करंट अफेयर का अगर कभी रहे तो सर पहला हमेशा डिटेल में बताना चाहिए, और जनरली बंदे कई करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं वो सर 2-2 लाइन प्रिपेयर करते हैं, मैं कम से कम अगर एक टॉपिक लिख रहे हो तो कम 3-4-5 पन्ने तो लिखो उस पे पूरा, एटलीस्ट 2 पन्ने तो लिखो, ताकि क्योंकि हड़बड़ाहट के अंदर या थोड़ी उससे अंदर कॉन्शियसनेस भी कम हो जाती है, प्रेशर जब, तो एक पन्ना 2 पन्ना लिखा है तो आधा पन्ना भी याद रहेगा तो बोलने लायक रहोगे। तो नहीं पहली जैसे चीज सर। लाइक तुमने रशिया यूक्रेन बोल दिया, तो अब वो ये भी पूछ सकता है कि रशिया की 5 सिटीज के नाम बताओ, यूक्रेन की हम्म 5 सिटीज के नाम बताओ, यूक्रेन किस किस कंट्रीज नेबरिंग के साथ कंट्रीज बॉर्डर पूछ शेयर सकते हैं, करता है। हाँ ये सब। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो वो चीज रहेगी सर, और बाकी सर जो वहाँ सरदार जी थे सर उधर, तो वो तो क्रेजी था वो तो। मतलब उन्होंने हमें बोला
तेरी लाइफ से ही मैं पूछ ले लूंगा इंटरव्यू, मुझे नहीं चाहिए उन्होंने चाहिए। मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने नो उस इंटरव्यू के अंदर कोई करंट अफेयर पूछा नहीं, एयरफोर्स का भी कुछ नहीं पूछा। हाँ, एयरफोर्स का उन्होंने पूछा था कि तूने जैसे मैंने एमएससी कर रखी थी और एजुकेशन ब्रांच में नेवी के लिए मैं रिकमेंड हुआ था, और उसमें प्रेफरेंस उन्होंने पूछी थी। तो उन्होंने सबसे पहले वेपन सिस्टम, मेरी जैसे कि पहली ब्रांच वेपन सिस्टम थी, उसका मैं पढ़ के गया था, मैंने बता दिया। दूसरी ब्रांच मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डाली थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर दो चीजें आती हैं, एक तो वो प्योर एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, और एक फाइटर कंट्रोलर, और एक वो अपना ईटीसी वाला। अब सर फाइटर कंट्रोलर होता है वो, अब मैंने कहीं कॉपी में या तो मिसप्रिंट था, वो फ्लाइट कंट्रोलर पढ़ रखा था। तो मैंने बोला सर देयर थ्री ये सब ब्रांचेस, पहला प्योर एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ये ईटीसी, और थर्ड फ्लाइट कंट्रोलर। तो ओए फाइटर कंट्रोलर है वो। मैं डर गया। इंटरव्यू किया उसने। अब फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुझे कुछ पूछना है क्या, तो मैंने लास्ट में उनकी ब्रांच ब्रांच पूछी, तो उन्होंने कहा मैं फाइटर कंट्रोलर ही था। मैं क्या, आप समझे। तभी उनको लाइक पर्सनली बुरा लगा वो, जब तूने उसको फ्लाइट कंट्रोलर बोल दिया। बट बहुत अच्छे थे वो, मतलब उस समय तो अच्छे नहीं लग रहे थे, पर रिकमेंड होने के बाद वो मिलने आए थे, मतलब रिजल्ट के बाद में गले मिल के गए थे, और कांग्रेचुलेशन। उस समय कितने को डर लग रहा था क्या, मैं क्या, हाँ सर ऐसे मतलब डरा ये तो वर्ड था आपने उनका। दिया था। हाँ नहीं, उनके जैसे ही हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे 5-6 बजे के आसपास, तो वो मिलने आए थे, और उन्होंने बोला कि पहले आए, हाथ मिलाया, फिर कहा तेरी फटी थी ना, मैं कि हाँ सर मेरी फटी थी। सर तो आपने बस पूरी तरह फाड़ दी। आपने पूरी तरह फाड़ दी थी। जनरली मतलब वो 1 घंटा 20 मिनट के आसपास चला था, और यही सब कुछ चला था, सीडीएस, सीएपीएफ, नेट, तू और कुछ जिंदगी बर्बाद कर रहा है बस अपनी, और कुछ नहीं। मतलब मेरे को वो बार बार कन्विंस करवा रहे थे कि तूने तेरी लाइफ में कुछ नहीं किया, तेरा कुछ नहीं हो सकता, पर मैं बार बार नहीं सर ऐसे कैसे नहीं हो सकता, होगा सर। सर ये सब सोची समझी लाइक डिसीजंस थे, ऐसा ही कुछ भी नहीं है, रैंडम नहीं किया मैंने कुछ भी। हाँ बस सीरियस सर नहीं हुआ उसका, तो मुझे हमेशा ही हर मैं इंटरव्यू एक्सेप्ट में करता हूँ। वो सर निकला ही नहीं सर, वो रिग्रेट ही रह गया। ठीक है, तो यार लाइक इंटरव्यू में वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये वाला लाइक इंटरव्यू तो खतरनाक गया था, ये इसमें तो कुछ सर कुछ यार, ये तो पता नहीं, मैं तो जब इंटरव्यू हुआ तो होता है ना कि कैंडिडेट असेस करता है खुद को कि यार क्या हुआ मेरे साथ, तो मुझे तो खुद को, और उन्होंने फिर लास्ट में पूछा कि कुछ क्वेश्चन पूछ मुझसे। तो पहले तो मैंने ये पूछा सर आप कौन से अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हो, फिर मैंने पूछा आपकी ब्रांच कौन सी थी, फिर एक मैंने सुन रखा था, पता नहीं कि सर ये एसेसर्स होते हैं वो वही बन सकते हैं क्या जो पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड होते हैं। किसी से सुना था, कोई कोई अफसर का ही लड़का था, उसने ये बात बताई थी मेरे को, तो मैं वो कंफर्म, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, ठीक है एसएससी तो हो ही चुकी है। अब तो बर्बाद हो ही चुके हैं। अब तो बर्बाद हो ही चुके हैं, अब क्या ही होगा। मैंने से पूछा था ऐसा है क्या सर, किसी बंदे ने बोला था फर्स्ट अटेम्प्ट रिकमेंडेड असिस्टेंट बन सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोला, फिर बताने लगे कि प्रोसेस के बारे में। फिर मैंने पूछा, ये भी पूछ लिया मैं सर जो पिछले 1 घंटे 20 मिनट से अपनी बात हो रही है, उसमें सर मैं अभी सोच रहा हूँ कि सर मतलब आपने क्या जज किया होगा। क्योंकि सर वो तो मुझे तो आपने निकम्मा पाया होगा कि मैं तो कुछ किया ही मतलब नहीं। मैंने सर अभी कॉन्वर्सेशन में सर ऐसा मुझे ऐसे फील होता है कि ऐसा कुछ था, मतलब मेजर 1-2 चीजों पे असेसमेंट के लिए आपने, कुछ नहीं मिला होगा आपको। हाँ आपको सर यही आपने ग्रिल किया, तो उसमें क्या ही ऐसा कि वो फिर उन्हें बताने लगे कि ये सब हमारा काम है, वो नहीं है। फिर कहते हैं कि वो फिर पता नहीं कुछ बोला था, फिर वो क्या कि इट इज हर चीज का, फिर थोड़ी चीजें बताने लगे ऐसे। फिर ये एक और ये बताया था कि ये टोटलिटी ऑफ द प्रोसेस होता है कि आपको लगता है कि इंटरव्यू चला गया, ये चला गया, अगर आपकी तीनों चीजें सिंक हो गई तो वो आप रिकमेंड हो गए। फिर लास्ट में तो बंदे ने प्यार से बात की थी जाते अच्छा जाते। अच्छा, ठंडा वो बोला भाई ये कहीं रूम में जाके कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, इसको नहीं, शांत कर डरा दे। दिया था, लिटरली डरा दिया था। मेरा साइक अच्छा गया था, जीटीओ, फिर इंटरव्यू जल्दी हो गया था मेरा, मतलब शायद दूसरे तीसरे दिन ही हो गया था। तो फिर जीटीओ भी अच्छा गया था, पर फिर इंटरव्यू का लग रहा था कि कुछ ना गड़बड़ होगी, बट नहीं हुई भगवान की दया से। चलो ठीक है, अंत भला तो सब भला। हम तो बुला दो बड़ा कर, और वो सर वो ऐसे हो रहा था कि पहले दिन इंटरव्यू हो रहे थे, तो 2-3 बंदे, वो सरदार जी थे, तो वो तो होता ही है, 2-3 बंदे इंटरव्यू दे गए थे पाजी के पास, तो डर का माहौल तो बन गया था। ओ, सबकी माहौल फाड़ तो के बन रखी चुका थी था। उसने। अब मैं तो सोच भी नहीं रहा, मैं कभी इतना सोचता नहीं हूँ कि सर कौन लेगा मेरा, ये ले ले काश वो ले ले, मगर जो होगा। मैंने जैसे गेट खोला, टेंशन है पाजी। सरदार जी। मैं कहा शिट। मैं कहा अब तो गई। मैं कहा ठीक है यार, अब जैसा होगा, और वो लिटरली खत्म कर दिया मेरे को। ठीक है, वो अपनी लाइफ चॉइसेस पे लाइक डाउट फील करा दिया होगा कि भाई मैंने क्या किया है जिंदगी में अभी तक, लाइक हाँ सारी मतलब मेरे को गलतियां क्या, खोल के रख दी। हाँ मेरे को कहते यार तूने बीटेक नहीं किया, तूने बीएससी किया, तू बीकानेर से बाहर नहीं गया, एमएससी भी साले तूने आईटी जैम नहीं दिया, तू आईटी से करता तो अच्छा करता, तू एक नॉर्मल कोचिंग में पढ़ा रहा है 15-20 हजार में, तू बड़ी कोटा वाली में जा, वहां ज्यादा ज्यादा स्कोप है, ये है वो है, मतलब ले दे के डाउट क्रिएट करने की कोशिश करी, पर ले दे के वो निकल गया टाइम। ठीक है यार, तो लाइक गोपाल तुमसे क्वेश्चंस पूछे थे स्ट्रेंथ और वीकनेस से रिलेटेड। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सर पूछे थे सर। स्ट्रेंथ तो सर मैं हमेशा यही कि सर नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये जनरली है कि सर कभी भी हो जाए, एसएसबी के गेट से बाहर चाहे तैयारी जीरो ही है, पर गेट के अंदर बनने के बाद अपन ही राजा हैं, अपन फुल करेंगे अपना कॉन्फिडेंस। बेस्ट।
फुल हाँ, कॉन्फिडेंट है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद कई कैंडिडेट बहुत टेंस हो जाते हैं, मतलब अब वो पूरा रहता घबरा है कि जाते यार हैं। तैयारी करना अंदर अपना पढ़ो, पर बहुत टेंस रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी की परफॉर्मेंस से अपने के अंदर घुस गए तो अपन ही तीर मारेंगे, भले ही आउट हो, स्क्रीन आउट हो, कॉन्फ्रेंस आउट हो, पर माइंडसेट ही रहता था कि आई एम द बेस्ट, कि भाई अपन बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे अपना। तो सर वो नेवर गिव अप एटीट्यूड बताता था पहला तो हमेशा। तो दूसरा सर ऑर्गेनाइज भी, मतलब सर ऑनलाइन टीचिंग, उसके साथ सर ये अदर एक्टिविटीज, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, वो सर एग्जांपल देके कि सर साइकिलिंग शाम को पढ़ाना पढ़ना बाकी चीजें। और सर वीकनेसेस के अंदर सर ये थोड़ा सर एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मतलब घर वालों को भी लगता है, दोस्तों को भी लगता है कि साला ऐसे ही है। इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसको कुछ भी बात करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। और सर ये चीजें कि सर उसमें भी था कि सर मतलब जो भी अगर वीकनेस बताइए तो उसको भाई क्या कर रहा हूँ सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और और सर इसमें मैं सर स्ट्रेंथ, ये और सर स्ट्रेंथ में सर यही बताई थी सर, और तो याद नहीं आ रहा। नेवी से रिलेटेड क्या पूछा था तुमसे? अच्छा नेवी से रिलेटेड सर, मतलब उस समय ये कोस्ट कोई भी 10 कोस्टल सिटीज के नाम, कोई सॉरी पोर्ट्स, कोई 10 पोर्ट के नाम बता। उसके बाद में ये पूछा था एक दो स्टेट्स के नाम पूछे थे कि भाई इन दोनों कंट्री के बीच में स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टेट को क्या बोलते हैं। फिर अच्छा, ये उसमें जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हाँ ये सर सब। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है। और सर उसमें भी सर मैं एक दो बता पाया था। फिर मेरे से पूछा उसने दो चार सवाल, उसको पता चल गया इसको नहीं पता, फिर चार पांच साथ में पूछ लिए। मैं सॉरी सर मैं ज्योग्राफी इज वीक। सीधा एक्सेप्ट कर लो भाई, ज्यादा मत पूछो, मत जाओ इस फील्ड में। मैं किसी इतना नहीं बता सर। तो उसने ज्यादा फिर पूछा भी नहीं। और फिर नेवी के से रिलेटेड मतलब थोड़े डिस्ट्रॉयर्स वगैरह के पूछे थे नाम वगैरह, तो वो सर वो पढ़ रखा था। नॉर्मल नेवी का सारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी सर पढ़ रखा था। और नेवी सर वो रफाल मरीन वाले भी वो समय से 36 इंडक्ट होने वाले थे, या उसकी एक दो पूछे थे कि नेवी से रिलेटेड कोई न्यूज बता, तो एक दो वो बता दी थी। और ये थोड़ा स्टेट्स वगैरह ये पूछे थे, एक दो एयरक्राफ्ट के पूछे थे, और एक दो ये डिस्ट्रॉयर्स का पूछा था वो बता दिया। और मेन मेन तो वो था कि एजुकेशन ऑफिसर का काम क्या होगा, तो क्या होगा, कितनी ट्रेनिंग होगी, वो सब प्रोफाइल। प्रोफाइल बता दी थी। वो नेवी वाला तो बहुत ऐसे कुछ पता ही प्यार नहीं से चला लिया था था, पता नहीं कुछ चला, हुआ। एहसास नहीं हुआ। वैसे तो मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो वाला क्वेश्चन था ना कि लाइक तू नेवी में रेकमेंड हो गया है, एयरफोर्स में भी हो जाएगा, तो फिर कौन सा चुनेगा? लेकिन तेरा इंटरव्यू ऐसा जा रहा था, ये पूछा ही नहीं होगा मुझे लग रहा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, तो मेरी रिकमेंडेशन को तो कचरा समझा कि कोई भी हो सकता है, वो छोड़ दो, वो है। कुछ बोलता नहीं है वो। नेवी भूल जा, और नेवी बोल जा मेरिट आउट ही होगा, तू चिंता मत कर। मेरे को लोग कहते हैं कि उस समय 9 बंदे रिकमेंड हुए थे 7 सीटों पे। मैं किसी 7 सीटों पे 9 बंदे रिकमेंड है कि तू लास्ट के 2 में ही आएगा, अब बता क्या करेगा। मैं कहा, यार भाई फिर कहता सैवेज कि भाई, इंटरव्यू ये ऑफिसर। बहुत सैड है वो। फिर लास्ट में जब वो आके गए, वो जैसे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा यार सरदार जी मजा आ गया। अब मजा आएगा ना, अब तो मजा आएगा। अगर तू उस दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता, फिर दर्द, लाइक ये दर्द रहता, तो खुद फिर वो समझता। मेन मैं ब्लेम उन पे ही डालता, मतलब ओके भाई कुछ हुआ है, पर वो अच्छा था जो भी था, बहुत अच्छा हुआ। ठीक वो है। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था, मतलब कुछ भी नहीं पूछा, मतलब ऐसा होता ना कि फॉर्मल इंटरव्यू, फॉर्मल 90% क्या 90 क्या 95% हिंदी में हुआ था। फिर शुरू में तो मैं तो इंग्लिश में बात कर रहा था, आधा इंटरव्यू मैं भी हिंदी में बोलने तुझे भी समझ आ गई कि भाई अब ऐसे ही बात करनी पड़ेगी इनसे, लगा। है ना, जैसे को तैसा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरव्यू वाला पार्ट हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग जीटीओ में। तो जीटीओ के मतलब वेरियस टेस्ट है हमारे, डे 1 और डे 2 के। तो डे 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब जीडी, लाइक जीडी में लाइक प्रिपरेशन, जैसे तूने बताया ना कि लाइक यू यूज्ड टू गो टू योर लाइक नियर बाय प्लेसेस, एंड अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेके जाते थे, वहां डिस्कस करते थे एंड ऑल। तो क्या लाइक अप्रोच रहता था, कहाँ से लाइक नॉलेज पार्ट लाइक अपडेट करते थे अपने आप को? एंड लाइक how was your experience in both these SSB, and how it was different from your previous SSBs? अब सर जैसे कि सर इस एयरफोर्स वाले के अंदर तो मेरा इंटरव्यू ऑफिसर सैवेज था, और सर नेवी वाले के अंदर जीटीओ सैवेज था। अब सर जीटीओ में सर उसमें क्या हुआ सबसे पहले तो कि जीटीओ स्टार्ट होता है सबसे पहले। तो हमने सोचा भी करंट, पहले से स्ट्रेटेजी का बता देता हूँ सर। जैसे कि जीडी का सर मेन तो ये है कि मतलब आप करंट अफेयर्स, जनरली टॉपिक करंट अफेयर पे आता है आप मतलब, तो आप करंट अफेयर से अपडेटेड हो। मैं तो इंडियन एक्सप्रेस वाली ऐप को डाउनलोड करेगा, उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो सर मतलब जो दो चार एक्सप्लेन के टॉप मतलब वो आर्टिकल्स होते हैं, या 4-5 आर्टिकल में दिन के पढ़ लेता हूँ, तो उससे मेरे को अपडेट मिल जाता है कि भाई क्या हो रहा है। जनरली उनमें से ही कुछ ना कुछ टॉपिक पड़ जाता है। और अदरवाइज कई स्टैगनेंट टॉपिक्स भी होते हैं सर, क्योंकि जैसे कि भाई मान लो ये जो ये जो वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला हो गया, सोशल जो टॉपिक्स हो गए, डाउरी हो गया, सुसाइड हो गया, हाँ ये सारी चीजें। यूजुअल टॉपिक है सर, वो आपको कोई भी कंटेंट है कोई भी बुक में मिल जाएंगे। उससे आपके पास आपका मतलब एक तो नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपका परसेप्शन क्या है उसकी तरफ वो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये करंट टॉपिक से उसमें आपके आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर आप कोई वीडियोस देख लो, उससे हेल्प मिल जाती है। और सर जीडी के अंदर वो भी है कि सर ये नहीं करना है कि सर मेरे को बोलना है वो ऐसे होता है ना कि
मेरे को मेरे बोलना को है ऐसे। डेस्परेशन दिखता है, डेस्परेशन दिख जाता है, शक्ल पे दिखता डेस्परेशन है कि नहीं ये रखना है बंदा सर। परेशान हो रहा है क्योंकि इसे चांस नहीं मिल रहा। सर जीटीओ में मेरे हिसाब से तो सर एक ही चीज देखी जाती है, जो सबसे ऊपर है वो कॉपरेशन ही है सर, कि आप कॉपरेट करो। आप दिमाग में लेके जाओगे कि मेरे को परफॉर्म करना है, आउट परफॉर्म करना है, बाकी वो तो बहुत चीज गलत हो जाएगी। क्योंकि फिर सर जब दिमाग पे प्रेशर पड़ता है तो कॉन्शियसनेस अपने आप कम हो जाती है। जब लगता है ना कि हाँ अब ये चाहे रिटर्न ऑफिसर डाल सब रहा हो कुछ या अपने आप होता है फिर हाँ, फिर वो अपने आप होता है, पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो, क्या निकल रहा है। फिर बाद में आपको भी रियलाइज हो जाता है कई बार, क्या मैंने गड़बड़ कर दी है, डोमिनेंट हो गया। तो इसलिए जीटीओ में तो पहले से ही दिमाग में रख के जाओ कि मुझे कॉपरेट करना है किसी भी हालत में। और मान लो कई कैंडिडेट होते हैं वो चुप नहीं होते, वो कितना भी आप पहले होता है ना आदत से जीडी। मजबूर होते हैं। हाँ, जीडी से स्टार्ट होने से पहले वो होता है ना कि भाई यार अपन कॉपरेट करेंगे, अपन चुप बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, फिर पता चला वही सारा पूरे उसका ग्रुप के। स्विच ऑन हो जाता है, जीडी हाँ जैसे वो ही वो टॉपिक बोलता है। जैसे वो बोलता है स्टार्ट, वो पूरे ग्रुप की एसटेसी कर देता है। तो कोशिश करो कि भाई उसे उसे शांत करने की, नहीं तो फिर उसको इग्नोर करके बाकी बंदों को कॉपरेट। आप 3 बंदे बोल रहे हो तो आपने ऑलरेडी बोल चुके हो, तो 2 को बोलने दो, 1 को बोलने दो। मतलब ऐसे नहीं, आप मान लो कि मैं ऑलरेडी 1-2 पॉइंट दे चुका हूँ, पर एक बंदा है वो बोल रहा है, तो खुद रुक के भाई उसको बोलने दो, कॉपरेट करने की कोशिश करो। आपके पास पॉइंट्स है, आपके पास नॉलेज है, तो आपको मौका मिल जाएगा कि आप 2-3 बार तो आराम से बोल लोगे। और बाकी ग्रुप पे भी डिपेंड करता है ये तो मैक्सिमम। पर जहाँ चीजें खराब हो रही है वहां उनको सही करने की कोशिश करो। जहाँ 2 लड़ रहे हैं तो कोशिश करो कि यार 1 को बोलने दो, या आप कि ऑलरेडी 2-3 बार बोल चुके हो तो कोई और बोल रहा है तो उसको बोलने दो। तो कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है। और फिर जीपी, सर जीपी तो मेरे हिसाब से कि आप जो जैसे कि सैंपल आपने भी 4-5 भेज रखे हैं उन पे, या वो एक जो भी अप्रोच अलग अलग रहती है, कई टेबल बना के करते हैं, कई मतलब वो मतलब मेन तो आपको जीपी का पहले जो पहली बार एसएसबी दे रहा है जिसको नहीं है, वो फैमिलियर हो जाए कि भाई चीजें काम कैसे करती है। उसको पता होना चाहिए कि भाई प्रोसीजर एक पूरा। की रोड पे क्या स्पीड रहती है, गाड़ी की, बस की, ट्रेन की स्पीड क्या रहती है। अब मान लो बोट की स्पीड है किसी ने 80 किलोमीटर पर आवर कर रखी है, उसके हिसाब से तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि भाई पानी के अंदर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के अंदर क्या बोट की स्पीड रहती है, रोड पे क्या स्पीड, साइकिल की स्पीड क्या रहती है, रनिंग की स्पीड क्या रहती है। ये चीज ऑलरेडी पता होगी, तो उस समय जब अपन डिस्टेंस और टाइम मेंशन करेंगे वो चीज वहाँ, तो मतलब जैसे कि पहले तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उसको प्रायोरिटाइज करो, जो ऑलरेडी बेसिक चीज है। पहले ह्यूमन को बचाने वाला होता है, फिर मास डिस्ट्रक्शन वगैरह जो भी होता है। पर उसमें कोशिश ये करो कि मतलब कि भाई कितने बंदे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है और कितना डिस्टेंस है। ये 5 चीजें आपको मेंटेन रखनी है। मैक्सिमम बंदे टाइम डिस्टेंस को भूल ही जाते हैं, इवन डिस्कशन के टाइम में भी, लिखने के टाइम में भी। और वो जो जो भी आपकी स्केल होती है उसको एक प्रॉपर आइडिया से ये 5 चीजें मेंशन कर दो बस। और आप 4-5 प्रैक्टिस कर लो तो आपको थोड़ी दिमाग को भी आदत हो जाएगी कि भाई कैसे रिसोर्सेज को अपन को यूज करना है। और सर ये उधर जीटीओ की बात थी नेवी वाले के अंदर तो उसमें हमने सोचा था जीडी स्टार्ट, वो आप पहले ब्रीफिंग दी उसने कि जीडी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने सोचा कोई करंट टॉपिक आएगा। वो कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय रोड, बाय बस और बाय ट्रेन। मैं कहा, ये क्या टॉपिक दिया है? मतलब मैं ऐसा था ना कि पहले मैं आपको 2 चॉइस देना बता, मुझे पहला ही टॉपिक ये दिया कि व्हाट इज द बेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। बोलते ये तो वो बचपन में आता था ना कि सबसे बेस्ट क्या है वही बताओ। तो सर उसने ये दिया, मैं कि हो क्या रहा है, पर यहाँ कुछ नहीं, जीडी खत्म हुआ। फिर जीपी था, मॉडल रखा हुआ था, मॉडल के आसपास घूमता है और उसमें भाई पहले तो वो एक्सप्लेन करता है मॉडल की सारी चीजें। तो एक चक्कर मारता है, हमने सोचा अब एक्सप्लेन करेगा। ओके जेंटलमैन, नीचे पड़ी है स्लेट, उठाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, रीड योर स्टोरी। मैंने कहा ये क्या है? मतलब उसने एक्सप्लेन नरेटिव भी नहीं पढ़ा। नहीं करी उसने एक्सप्लेन, उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा। उसने एक राउंड निकाला, मैं क्या एक्सप्लेन करेगा, वेट कर रखे, नीचे स्लेटें पड़ी, उठाओ, पढ़ो, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मतलब क्या, मतलब यार पहले ये तो बोलेगा ना कि 5 मिनट के लिए नरेटिव रहेगा तुम्हारे पास, फिर 10 मिनट के लिए बट तुम्हें नहीं, लिखना पड़ेगा। उसने यही तो बोला ना कि नीचे स्लेट पड़ी है, उठाओ और नरेट करो अपनी स्टोरी। उसने एक्सप्लेन नहीं करा मॉडल। उसने कहा ओके योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं कहा यार ये कैसा है। खुद ही समझ लो जो तुम्हें समझ आता है, ठीक है मैं तो देख के समझ चुका हूँ कौन सा वाला जीपी है। हाँ, फिर सर वो कोई एफजीटी हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, तो उसमें कोई पीजीटी लोड। पीजीटी। हाँ। नहीं, पहले मैं उसका बताता हूँ सर की एफजीटी है कुछ, एफजीटी के टाइम में तो सर वो एक लोड था, तो उसने बोला कि एक बंदा क्रॉस कर लो, उसी को मैं मान लूंगा कि टास्क कंप्लीट हो गया। तो एक बंदे ने क्रॉस कर लिया और उसके बाद में चिल्लाने लगा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मैं सारे बंदे मुझसे टास्क कर रहे हैं, सारे बंदों को उधर जाना है। फिर ऐसे करता है, फिर लास्ट में सबको पूछता है कि क्या टास्क था, क्या टास्क था। फिर मेरे को पूछता है लास्ट में क्या टास्क था। मैं कि सर एक बंदा पास कर लेगा तो पूरा पास माना जाएगा। फिर वो गाली निकाल के, साले इतनी देर से क्यों नहीं बता रहा था। ठीक है। साला चीटर, चीटर, साला बताता नहीं है, चीटर। ऐसे जीटी हो बच्चों की तरह। हाँ, he's a bloody, he's a bloody liar, he's a cheater. ऐसे He कैसे has, पॉइंट आउट। he already knows the rules, he's not telling you, he's a cheater. ये तुम लोगों को गुमराह करना चाहता है, ये अकेला रिकमेंड होना चाहता है। तो उसमें भी बीच में और फिर वो
सर कमांड टास्क हुआ था, तो एक जो मेरे साथ रिकमेंड हुआ था बंदा, वो चेस्ट नंबर 19 था, अंकित भाटिया करके। तो सर उसको भी बॉम्ब वाला दिया था, और उसमें अब उसको बॉम्ब वाला दिया था, वहां एक सिटी बना हुआ था, उसके बगल में भी एक सिटी बना हुआ था, और पीछे भी सिटी बना हुआ था, और सबके हेल्पिंग मटेरियल रखे हुए थे, यहाँ रखा हुआ था, यहाँ रखा हुआ है। अब वो बंदा थोड़ा वही प्रेशर के अंदर कंफ्यूज हो गया, वो वो दूसरे के हेल्पिंग मटेरियल उठाने भाग गया। तो मैंने उसे थोड़ा सा इशारा किया, भाटिया भाटिया, कि वो चीटर, तू चुप हो जा। तेरे को चीटर नहीं मान रहा है। कि भाई टेलिंग हिम, फिर वो चिल्लाने लग गया, मैं मुंह नीचे करके चुप हो गया। उसका सीटी था, फिर मेरा सीटी था। हाँ, तेरे को बॉम्ब डिफ्यूज करना है ना, तो मेरे को टास्क दिया कि ले बेटा कर डिफ्यूज। फिर वो उसमें एक रास्ता खोल के दिया, उसके बाकी सारे बंद कर दिए वो। फिर पीजीटी तो हमारे मतलब पीजीटी में जैसे एयरफोर्स वाले में हमें पूरा टाइम दिया था, मतलब 45 मिनट हमने एक एक स्ट्रक्चर, एक एक बंदा पास किया। यहाँ हमारा पीजीटी स्टार्ट हुआ, हमने रखा, एक बंदा पास हुआ, जीरो था, ओके ओके डन, नेक्स्ट नेक्स्ट आए अच्छा, जीरो। एक बंदा फिनिश लाइन पार करे, ओ आगे बढ़ जाओ, जैसे सब लोग आ जैसे जाओ। तो दिखा कि हमने ये लगा दिया, पटा लगा दिया, ओके ओके फटाफट सेकंड में वो दो स्ट्रक्चर पास कर, ओके ओके थर्ड में आओ। नेवी वाला। ऐसे करके 10-12 मिनट में उसने पीजीटी खत्म कर दी। मैं अब भाई जिस हिसाब से पीजीटी हुआ, जीपी हुआ, एचजीटी हुआ, हमने कहा भाई हमारा तो ग्रुप वॉश आउट है, क्योंकि टाइम नहीं दे रहा। ये इंटरेस्टेड नहीं है, लग नहीं हाँ, रहा क्या वो इंटरेस्टेड। फिर वो अपनी अपनी थ्योरी लगाने लगे कि भाई जब ऐसा होता है तो जीटी इंटरेस्टेड नहीं होता, इसका मतलब अपन कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं सबके साथ। ये पूरा ग्रुप जाएगा। ये पूरा ग्रुप जाएगा भाई। मैं क्या यार, खतरनाक है वो, मतलब पूरी सारा ऐसा था कि बहुत ही जल्दीबाजी में था, फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब 12-15 मिनट के अंदर उसने पीजीटी कर दिया। एचजीटी में तो टाइम ही नहीं लगाया, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं लगाया। बोलता है भाई, इससे बड़ा तो हमारा कमांड टास्क था, जिसपे ये पीजीटी करके खत्म किया। फिर कमांड टास्क के अंदर, तो फिर कमांड टास्क के अंदर वो एक ट्रायंगल था, मुझे मतलब ऐसा था कि एक था उसके अंदर ट्रायंगल फंसा के फट्टा फंसेगा, और वहां से मुझे बॉम्ब वापस लेके आना है। अब मेरे को लग रहा था कि उसके जो ट्रायंगल के जो जो वो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे ब्लू है। अब मेरे को मैंने देखा था, तो मुझे वो पता नहीं ब्लू दिखा क्या दिखा, पर वो मुझे तो, मैं तो उस ट्रायंगल का यूज नहीं दे रहा था। अब मैं समझ नहीं आ रहा, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, फट्टा बहुत ऊपर जा रहा है, और कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा। क्यों चीटर, अब क्या हुआ, लगाना आइडिया। अब क्या हुआ, जब तेरा नंबर आया तब तेरे से नहीं लग रहा। तो सर मेरे को मतलब शुरू के 5-6 मिनट तो मैं ऐसे नम हो, क्योंकि वो ट्रायंगल से ही होगा, वो एक उसने बोला बाकी 2 रूट पे तेरे को जाना नहीं है, एक ही रूट है। अब उस रूट में से ट्रायंगल यूज करोगे तो ही आप आगे जा पाओगे। अब मुझे वो पता नहीं वो ब्लू उस समय कैसे दिख गया। तो मैं तो उसको ट्रायंगल यूज, मैं यार ये मैं ट्रायंगल लगाऊंगा तो ब्लू टच होगा, तो ये तो यूज में आएगा नहीं। फिर वो वापस पट्टा ऊपर जा रहा था, फिर वो मेरे पे और प्रेशर बनाने लग गया। मैं क्या, फिर मैं क्या सर, हाँ, ये मैं क्या पता नहीं सर, बार बार चीटर क्यों बोल रहा है भाई, चीटर से क्यों ऑब्सेस्ड है। मैं क्या सर, इज इट ब्लू इनसाइड, क्या आर यू ब्लाइंड। मैं क्या सर, मैंने वो लगा दिया, फिर वो उसका ठीक है इट्स फाइन, ओके गो बैक। वहाँ जीटीओ क्रेजी था। और सर वो फिर उस समय बारिश हुई थी, तो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल या कोई भी टास्क होता है तो आके पूछे किसी को लगी तो नहीं, किसी को लगी तो नहीं। तो हमने फिर उसका नाम निकाल दिया कि ये तो पापा जीटी है, ये तो बहुत केयरिंग। क्योंकि ये तो पापा है हमारे पापा। फिर वो रिकमेंड हुए, हम 2 बंदे हुए, वो भी उसी के बैच से, मतलब सेम चेस्ट नंबर 21 था में, और चेस्ट नंबर 19 था। तो दोनों के दोनों उसी ग्रुप में थे, पापा वाले में, पापा बॉय गॉट रिकमेंडेड। पापा जी ने रिकमेंड कर दिया। तो फॉर्चुनेट लेके आता था, एकदम पर्सनैलिटी बंदे की, फॉर्चुनेट लाता था, घुमा के रखता था। सीनियर जीटीओ था कि यंग था? सीनियर जीटीओ थे वो, काफी सीनियर थे वो, तभी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे सारी चीजें। वो देख चुके हैं दुनिया का, हाँ। सब कुछ देख चुके, बोला भाई बेटा इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ, सब आ जाओ, आगे आ जाओ। तगड़ा ही हुआ था वो तो, ये मैं मतलब। हजारों बार करते देख चुका हूँ तुम लोगों को। हाँ सर, वो मतलब वो जीटीओ और ये इंटरव्यू एयरफोर्स वाला, वो तो मुझे पूरी जिंदगी भर याद रही। ठीक है, तो इसके बाद ये पीजीटी हो गया, फिर एचजीटी में कुछ लाइक इंटरेस्टिंग हुआ था? सर मेन तो सर पीजीटी में, और फिर वो एफजीटी में ही हुआ था। एचजीटी में तो वही है ना कि मतलब सर 12 मिनट में पीजीटी होता है, एचजीटी तो 2-3 मिनट लगे थे। तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कुछ शुरू हो रहा है 2 मिनट में खत्म हो रहा है। जीटीओ तो हमारा बहुत ज्यादा गया। बाकी सर पीजीटी, एचजीटी, कमांड, मतलब अगर जीटीओ को भी मैं अगर डिवाइड करूँ 2 चीजों के अंदर, तो पहला अगर मेन इंपॉर्टेंट तो पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी और कमांड टास्क हो गया। तो सर इसमें वही कि सर एक चीज जो आप ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर कर सकते हो सर, वो आप डिफरेंट टाइप ऑफ नॉट सीख सकते हो पहले। तो कई बार यार आप रस्सी बांध रहे हो, वो ढीली बंध रही है, वो स्टेबल नहीं हो रही, तो आप ऑलरेडी घर से मतलब आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉट्स आप हाँ, सीख वो सकते हो। ऑलिव ग्रीन्स वाला है ना, डीजे चहल, वो बताते हैं गांठ बांधना। यूट्यूब। मैंने इतनी तो नहीं सीखी, पर बेसिक 3-4 नॉट जिससे काम हमेशा हो जाता था, वो खुद से ही सीखी थी। और सर दूसरी चीज सर वो क्या कहते हैं, और सर मेन है कि जब पीजीटी हो रहा होगा उस समय सबको ये रहता है कि सर मैं परफॉर्म करूं, कोई दूसरा बोलो उसको पीछे मारे, भाग के आगे पट्टा लेके आगे वो। सर वहां सर मतलब फट्टा मार दे रहे हो।
कि नहीं दूंगा हाँ, मैं मेरा पूरा तो ये रहता है कि सर कि आप पहले दूसरे में सर बहुत रश रहता है, पर जैसे तीसरा स्ट्रक्चर आता है हार्ड वाला, तो ऑलरेडी आपको मौका मिल जाता है। अगर आपको आइडिया है ना, तो मान लो 8 बंदे हैं, तो 8 में से 4-5 को थर्ड स्ट्रक्चर के आइडिया नहीं आ रहे हो, तो जनरली कई बार ग्रुप बहुत अच्छा होता है, वो बात अलग है, पर जनरली आप एसएसबी में जा रहे हो तो पहले दूसरे स्ट्रक्चर में तो बेसिक है, पट्टा लगा दो सब या जानते क्या, हैं। पर थर्ड वाला या फोर्थ वाला आएगा, वहां जब डिफिकल्टी बढ़ती है तो वहां आप अपने आप ही आगे आ जाते हो। आप आगे वो नहीं, वो कौन सी धमाल मूवी है ना कि यार मैं हाँ, हमेशा आगे कैसे आ जाता हूँ ऐसी सिचुएशन में। हाँ, सर वो जब टफ होती है चीजें, तो अगर आपके पास आइडियाज था उस समय आपको मौका मिल जाता है। तो अगर आप रश मत करो, मतलब कैंडिडेट्स के मैक्सिमम ये रहता है कि यार मेरे को परफॉर्म करना है, मेरे को परफॉर्म करना है, तो जनरली अगर मौका मिल रहा है तो ठीक है भाई, ऐसा भी नहीं कि मौका मिल रहा है फिर भी दूसरे नहीं तू ही कर ले, पीछे ही खड़े मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं है। पर इन केस मौका नहीं मिले तो डेस्परेशन भी नहीं दिखाने की। अगर कोई कोई एक वर्केबल आइडिया ऑलरेडी बंदा लगा रहा है, अब उसी से वापस पट्टा छीन के वही आइडिया बोले नहीं तू नहीं लगाएगा, लेकिन कि मैं ही यही चीज ये मैं लगाऊंगा लेकिन लगाऊं, मैं लगाऊंगा। उसका कोई सेंस नहीं है। मेन है कि यार ग्रुप जल्दी से जल्दी कैसे पार करे, और सबसे स्टेबल आइडिया कौन सा है, ग्रुप फास्टेस्ट एंड इफेक्टिवनेस, हाँ। फास्टेस्ट और मोस्ट स्टेबल आइडिया कौन सा है। अब वो कोई भी लगाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किसी की मदद कर दोगे, आप मान लो एक आगे बंदा फंसा है, उसको आइडिया नहीं आ रहा, आप बता दो, वो लगा देगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन आपका प्रेजेंस ऑफ जीटीओ के अंदर मैं तो दो ही चीज मांगता हूं, पहला कॉपरेशन करो, कॉपरेटिव होना सीखो। कई बार वो शुरू के अटेम्प्ट्स में देखो सर, सबके साथ ही होता है, सबको परफॉर्म करना जोश में होता है। होते हैं हाँ, कि सबको पहले अटेम्प्ट में होना है। हाँ, मेरे को पहले तो वो सर, और कई बार सर दिमाग भी अनकॉन्शियस हो जाता है जब ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, तो वो अपने आप ही डोमिनेट हो जाता है, अपने आप ही वो आगे जाता है। पर फिर वो चीजें कोशिश अपने आप करनी है। मूव करते हैं, हमें भी नहीं पता कि यार हम लोगों ने सबसे ज्यादा पॉइंट बोल दिए हैं, हम ही लोग हाँ, सबसे आगे खड़े हुए हैं। जहाँ मेन है कि कॉपरेशन दिमाग में रखो कि मेरे को कॉपरेटिव भी रहना है। दूसरी चीज है कि मेरे को प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है कि भाई मेरे का जब उस प्रेशर सिचुएशन में, मतलब सर जब भी प्रेशर सिचुएशन आएगी दिमाग काम करना बंद कर देगा, वहां अपने आप को होल्ड ऑन करके प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। जीटीओ सारा गेम ही प्रेजेंस ऑफ माइंड का है कि भाई कौन सी चीज कहाँ से फिट होके कैसे अपन आगे जा सकते हैं। सिंपल सा है। मेन भाई नोट्स की आपकी प्रैक्टिस है तो वो हेल्प कर जाएगी। और दूसरा कॉमन सेंस है। अब मेन अगर मान लो या तो क्या है, या तो भाई छोटी डिस्टेंस है तो चल दो, ब्रिज करना है तो रख दो, और कहीं फंसाने की जगह है तो फंसा दो, और बांधने की जगह तो बांध दो। और अब मानो, और दूसरा है कि मेन है कि सपोर्ट, तो बैक सपोर्ट के लिए, फंसाने के लिए पीछे सपोर्ट, और आगे रखने के लिए सपोर्ट है। दो ही चीजें चाहिए होती है रखने के लिए। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और ये अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑलरेडी है। जैसे आप भी वो वीडियोस डालते थे जीटीओ सीडी वाली, स्ट्रक्चर्स, हाँ। सीटी स्ट्रक्चर्स उनकी, या फिर जीटीओ वाले स्ट्रक्चर्स की यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएगी, वहां से बंदा कॉन्फिडेंस ले सकता है। और यहाँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा जीटीओ में रहता है कि वहाँ आपके पास इतने स्ट्रक्चर, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस। तो बालू को नहीं मिलती, को जीटीओ बहुत अच्छा कर दिया है। पट्टा तो बल्ली हाथ में लेने का कॉन्फिडेंस दे दिया। हाँ, वो दे दिया सर। उससे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। जो बंदा पहली बार जा रहा होता है ना, उसे सबसे ज्यादा डर ही जीटीओ का लगता है कि यार जीटीओ में मैं कैसे क्या करूंगा। तो सर बालू में गया तो सर जीटीओ मेरा जनरली हर अटेम्प्ट में, मैं कभी ऐसा नहीं हो गया मेरे से जीटीओ अच्छा नहीं गया। जितनी कॉन्फिडेंस दी है मैं अपनी जीटीओ से हमेशा ही सेटिस्फाइड रहा हूँ। तो मेन है कि कॉपरेशन, दूसरा सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड कि भाई जब प्रेशर पड़े तो काम रह के मैं दिमाग लगा सकूं कि भाई पट्टा कहाँ रखना है। अगर रख रहा हूं तो भाई उसे आगे सपोर्ट होना चाहिए, और पीछे से ऊपर उठेगा उसको पीछे फंसने के लिए कोई जगह भी होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं, वो आप हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन मटेरियल के थ्रू। ये चीज आप कोई कोचिंग में नहीं सीख सकते, ये ये चीजें कोचिंग में आपका नहीं खुद ही आता है ना। अगर अंदर हम्म, से आप लाइक उस तरीके से सोचते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है, ही इज राइट नाउ इन लाइक इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो उसका ऑल इंडिया रैंक 15 आया था सीडीएस आईएमएम। तो उसका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस चल रहा था, तो वो वाला देखा होगा ना जिसमें लाइक क्लाइंब एंड स्लाइड होता है, जो लास्ट वाला लाइक स्ट्रक्चर होता है हाँ जो सर। लाइक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस का होता है। तो उसमें क्या था, एक रात पहले लाइक बारिश हुई थी। तो जब वो लोग लाइक अटेम्प्ट कर रहे थे ना, तो जूते में जो मिट्टी लगी हुई थी वो उस स्लॉट में फंस जा रही थी, तो लोगों को ग्रिप नहीं मिल रही थी। तो उसने क्या किया, उसने वो मिट्टी हटाना शुरू कर दिया अपने हाथों से। ठीक है, हम्म, अब उसको देख के ना 4 लोगों ने और आ गए, वो लोग भी मिट्टी हटाने लग गए, फिर उसकी वजह से लोगों की ग्रिप बनने लगी, चढ़ने लग गए वो लोग। तो ऐसे कर करके सबका क्लियर हो गया। तो ये चीज है। अब ये चीज कोई कोचिंग वाला थोड़ी सिखा देगा कि बारिश होगी तो बेटा हाथ से ये मिट्टी हटा देना। ये कोई नहीं सिखाता। ये आप वहां पर कैसे दिमाग से काम करते हो। बहुत सारे लोग सोचेंगे यार व्हाइट ड्रेस पहना हो, लाइक लगना नहीं चाहिए, हाथ पैर साफ सुथरा रहना चाहिए। अरे भाई कूदो, आग लगा दो, ठीक है, जहां बिल्कुल मौका सर। मिले जो करो। मतलब जीटीओ में तो एक ही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि ग्रुप के लिए मैं कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं ग्रुप के काम के अंदर बाधा बनोगे तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला। कुछ भी कर रहे हो, जो एक्शंस है वो ग्रुप का बेनिफिट करना चाहिए। चाहे आपके कम बोलने से बेनिफिट हो रहा है तो कम बोलो, आपको आइडिया देने से बेनिफिट हो रहा है तो आइडिया दो, और आपको सबको दूसरे को साथ देने से अगर ग्रुप का बेनिफिट होता है साथ दो। पर कुछ ऐसा मत करो जिससे ग्रुप की मतलब परफॉर्मेंस पे, मतलब ये जीटीओ है तो ये ग्रुप का, ये इसमें खुद का मत सोचो। सीधी सी बात है। कमांड टास्क में अपना आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ, आइडियाज जितने दे सकते हो दो, डोमिनेट मत करो। और मतलब कॉपरेशन और
प्रेजेंस ऑफ माइंड, दो चीजें ही हैं इसके अंदर तो, इन चार टास्क में पर्टिकुलरली। और जीडी का आप जनरली नॉलेज लेके जा सकते हो, चाहे आप करंट वाला लेके जाओ, स्टैटिक टॉपिक वाला लेके जा सकते हो, जीपी की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वही जीपी अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो मे बी आपके लिए उस टाइम स्लॉट के अंदर चीजें मैनेज करनी मुश्किल है। आपने 5 साल प्रैक्टिस करी तो आपकी हेल्प हो सकती है। लेक्चर 8 मैं तो भगवान भरोसे ही गया हूँ सर। चार में से एक टॉपिक बच जाता था। तो फिर इस बार आया था टॉपिक आर्म फोर्सेस, एक में आर्म फोर्सेस आया था या कुछ आया था, एक में एनसीसी आया था, तो मैं तो लकी रहा हूँ इस मामले में तो। मतलब एक में भगवान ने साथ दिया है ना, हाँ। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो इसमें जी हाँ, लेक्चर की कभी वैसे प्रिपेयर नहीं करेगी अलग अलग टॉपिक पर, वो खुद पर है, आप कर सकते हो तो करो, अच्छा ही है। कॉन्फिडेंस के लिए अगर कर सकते हो तो हाँ, करो, है ना। कर सकते हो तो करो, वरना आप चार में से एक तो टॉपिक ऐसा होगा जिसमें बोल लोगे, भले ही माई बेस्ट फ्रेंड पे बोलो। लेकिन बोल दो, 3 मिनट कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको। बाकी करो तो अच्छी बात है सर, आपका नॉलेज अगर अच्छा है तो। नॉलेज अगर आप करंट अफेयर या न्यूज़पेपर या कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो जनरली आप बोल पाओगे किसी ना किसी पे, क्योंकि वो सारे करंट अफेयर्स को आप कहीं ना कहीं यूज कर ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा एक चीज रह जाती है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो लाइक हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कैसा है, कितना कर लेते हैं। सर मैं 9 तो कर ही लेता हूँ, मतलब मेरे से वो जिगजैग नहीं होता। जिगजैग नहीं होता, वो रोप क्लाइंबिंग हो जाता है। हाँ, रोक क्लाइंबिंग में जैसे इस बार रोक क्लाइंबिंग हो जाती है वो जिगजैग, जैसे एयरफोर्स में तो वो सीधी बीम होती है, हाँ, तो लेकिन वो तो उनकी मैं हाइट भी होती है। हाइट पे पर मैं तो चढ़ता हूँ और फिर ऐसे भाग के उसको आगे वाले को पकड़ लेता हूँ। पर ये क्या होता है, बैंक वो बाकी नेवी वाले वो ये वाला होता है, अब आधा वो पता दिन, नहीं हाँ। मेरे मेरे कभी बैलेंस ही नहीं बनता वो। क्योंकि या तो शायद एनडी के टाइम में वो शायद पहला या दूसरा ऑब्स्टेकल, दूसरा या तीसरा होता है, ऐसे ही कुछ होता है। सर वो एनडी के टाइम पे मैं कोई वो किया था मैंने, तो वो मुझसे हुआ नहीं था, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। दिमाग वो एक बार अगर बैठ जाता है ना तो नहीं होता, सच में नहीं होता, हाँ। है ना। किसी ने सोचा ना कि मुझे टाइगर लीप पे हाथ छिलेगा, तो पक्का छिलेगा उसका, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितना भी बढ़िया हाँ। बंदा हो। हम्म। बाकी वो पहली बार जब एएफएस भी दिया था तब पता चला था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्या होता है। अब क्योंकि मैं ये चढ़ा आर्मी उसमें, नेवी वाले तो बच्चों वाले लगते हैं फिर। मैं उधर चढ़ा टाइगर लीप पे, गांधीनगर गया था, वो था ना कूदने, टाइगर लीप भी बोलते हैं शायद उसका ना। तो मैं, सर आई एम ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ। एक सेकंड से थोड़ा नेट। हम्म। हाँ सर, मतलब मैं ऊपर चढ़ा, मैं देख रहा हूँ मेरे साइड में बिल्डिंग मेरे से नीचे है। एक बार तो सीधा उतर जाता हूँ। नहीं नहीं, अब बात वो तो सही आर्मी है। वाले नेवी वाले तो छोटे होते हैं, मैं ऊपर, वो तो इतनी हाइट उसकी कम से कम एक कमरे जितनी हाइट, उससे तो ऊपर ही होती है। हाँ। बगल में देखा एक छोटी सी बिल्डिंग उसके नीचे थी, मैं क्या भाई मरेंगे आज तो। बट सर वो जनरली हो एयरफोर्स वाले तो मतलब, ये, नहीं एयरफोर्स वाले ये मान के चल रहे हैं आप गरुड़ कमांडो हो पहले से ही। हाँ। तो सर ये था मतलब इंडियन ऑब्स्टिकल में कि 9 8 9 में से 10 कभी टच ही नहीं हुआ सर, कभी या तो कभी कुछ और रह गया या फिर कभी वो जिगजैग तो हमेशा ही रहा, लास्ट टाइम में जिगजैग नहीं हो पाया था। तो बाकी ठीक है, 9 हो जाते तो लाइक ये इसी के साथ हमारा जीटीओ पूरा कंप्लीट हो जाता है थे। ना। यस सर। और जीटीओ के बाद हमारा सीधा आता है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस का तुम्हारा दोनों एक्सपीरियंस कैसा था। सर कॉन्फ्रेंस है नेवी वाली तो थी, उसमें तो सर मतलब कुछ भी नहीं हुआ था सर, 2 मिनट का वेटिंग टाइम था, अंदर गया, हाउस जस्ट उसमें बस उसने 1 2 सवाल पूछे थे कि वो ऑनलाइन टीचिंग वाले, तो कि कब से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बस बेसिक एक सवाल पूछा था, फिर भेज दिया। मतलब ये 2 मिनट हुआ, बेसिक था, कुछ कुछ भी ऐसा नहीं था। हम्म, तो वो था उस मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल में तो जब बंदा जाता है तो हर बंदा यही सोचता है कि मेरा वेटिंग टाइम चले। चले। मतलब उसे भी सोचता है मैं मेरा कम से वेटिंग कम टाइम चले। काबिल तो समझे, हाँ, भाई कम से डिस्कशन का काबिल तो समझो मुझे। हाँ कि बॉर्डर लाइन तो हूँ मैं कम से कम। तो हाँ। वहां से रैंडम था, बट सर मैं नीव वाले में कॉन्फिडेंट था, मतलब कि मैं जब मैं कॉन्फ्रेंस से निकला तो मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। हम्म, तो रिकमेंड हो भी गया था सर। नाइन हम्म, उसमें 2 बंदे रिकमेंड हुए थे शायद, 21 बंदे स्क्रीनिंग हुए थे, उसमें से 2 बंदे रिकमेंड हुए थे। तो कॉन्फ्रेंस के अंदर घुसा, वेटिंग टाइम था नहीं, अंदर गया, ज्यादा पूछा नहीं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे, बाहर आ गया, रिकमेंड हो गया। और उसमें मैं मेरी गट फीलिंग कह रही थी पहले से, लोग कहते हैं पर आपकी परफॉर्मेंस से आपको आइडिया लग जाता है जनरली। तो मैं कॉन्फिडेंट था और हो गया। उसके बाद में एयरफोर्स वाले में मुझे थोड़ा इंटरव्यू वाला लग रहा था ऑनेस्टली कि यार, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कि क्या हुआ है, क्या, क्या हुआ हुआ, क्या। क्या कि मतलब जीटीओ मेरा अच्छा गया था, साइक मेरा अच्छा गया था, इंटरव्यू में तो मैं जज नहीं कर पा रहा था। मैं उसको नेगेटिव भी नहीं कह सकता कि मैं कुछ बोला ही नहीं, पॉजिटिव भी नहीं कह सकता, वो पता नहीं क्या था जो भी इतनी था। इतनी खतरनाक पॉइंट्स पॉइंट आउट कर दिए जीटी ने। हाँ। तो सर उसमें मेरा वेट चला था 5 6 मिनट, पर मेरे से अंदर कुछ नहीं पूछा। मेरा बाहर वेट चला 5 6 मिनट, पर अंदर मेरे से कुछ नहीं पूछा, हाउ वाज योर स्टे, कौन सा अटेम्प्ट है, और विश यू बेस्ट ऑफ लक, बस इतना ही बोला। पर वेट चला था उसमें मेरा 5 मिनट, ज्यादा तो नहीं था पर 5 मिनट के अंदर ही था, ऐसा कुछ था। हम्म। ठीक है, मतलब वो अंदर जो भी था साइकोलॉजिस्ट या लाइक जीटीओ, उसने कन्विंस कर दिया था कि अरे सर मस्त बंदा, आप चिंता मत हाँ मे करो। भी, आपने, मुझे पता है सर आपने फाड़ दी होगी इसकी, लेकिन ये बंदा सही है। हाँ मेरे हिसाब से ये होगा, मे भी इंटरव्यू अफसर को उन दोनों ने कन्विंस कर लिया हुआ है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ होगा। और उसमें भी सर इतना कुछ नेगेटिव इंटरव्यू में
तो उसमें मुझे तो कई क्वेश्चन आए थे, उसके कोई जवाब ही नहीं थे। मैं तो चुपचाप बैठ के ऐसे हो गया। मैं और मेरे को नजरें देख नहीं के मिला पा रहा हूँ जरा आपसे। ये ठीक हुआ है, था सर। तो लाइक यू गॉट रिकमेंडेड फर्स्ट टाइम इन योर 11th अटेम्प्ट, है ना? And आफ्टर हाउ मेनी then- इयर्स, मतलब कब से जर्नी स्टार्ट की थी और कब खत्म हुई ये जर्नी? सर ये पहला एसएसबी मेरा था एनडीए के लिए 2019 के अंदर, अगस्त के अंदर। और सर मैं रिकमेंड हुआ अक्टूबर 2024। तो 5 साल की जर्नी है सर 5 ऑलमोस्ट। साल की जर्नी हो गई। तो लाइक जब पहली बार चेस्ट नंबर बोला गया कॉन्फ्रेंस वाले दिन, तो कैसा फील हुआ? सर उस समय तो मतलब उसने एसएसबी ने पहले ही बोल दिया था कि यार कोई नो शाउटिंग, वो बोलते ही हैं। तो उस समय तो वो कुछ भी नहीं हुआ। और थोड़ी देर तो कुछ कोई इमोशन, ऑनेस्टली कोई दम हो गया इमोशन भी होगा, नहीं, तो दिमाग कोई ही काम नहीं इमोशन कर ही नहीं थे। मतलब कुछ था ही नहीं ना, तो ऐसा था। फिर जैसे जैसे घंटा 2 घंटा हुआ, फिर जब घर वालों को कॉल किया तब था कि यार कुछ अचीव किया है, खुश हूँ। मतलब उस समय बहुत वो था ना, वो फोन मिल नहीं रहा था पहले, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो ऐसे डेस्परेशन हो रहा था कि मेरे को फोन दो जल्दी, मेरे को बता तो दूं। मेरे को घर पे कॉल करना है कि मैं रिकमेंड हो गया। तो वो बहुत बेस्ट फीलिंग होती है। और जब घर आते हो, जब आपके मतलब मान लो मैंने तो किसी और चीज की तैयारी नहीं करी, और जो कि बहुत गलत है। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए। हालांकि मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी ग्रेजुएशन के बाद, वो बड़े लेवल पे नहीं की थी। यही मेरे एक्सपेंसेस मैनेज कर लेता था, 20-25 हजार कमा लेता था। तो कुछ स्ट्रॉन्ग बैकअप था नहीं, और सिर्फ एसएसबी की कर रहा था। और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मतलब उन्होंने कभी इतनी बार हुआ, कभी स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, कभी कॉल आके कि कोई बात नहीं यार बेटा, अगले में हो जाएगा। तो वो चीज होती है कि जब घर जाके जो मम्मी पापा के आंखों में जो आंसू होते हैं ना, कि यार कुछ करा है, मतलब वो उस समय लगता है कि यार मजा आ वर्थ गया। इट है। अब वर्थ इट था, जितना स्ट्रगल किया था सब वर्थ इट है। सब वर्थ इट था। मतलब पेरेंट्स की, मतलब मेन तो अभी जैसे जब ज्वाइनिंग लेटर आया था नेवी वाला, तब वो, क्योंकि यार आपके पेरेंट्स के साथ आपके, मतलब आपके साथ आपके पेरेंट्स ज्यादा सफर करते हैं, आसपास वाले कि यार अभी तक सेटल नहीं हुआ बच्चा, कुछ पढ़ाई और है, करा दो, हाँ 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 हाँ। क्योंकि क्या जरूरी है। हमारे तो सर ये थोड़ा, कि फौज में अफसर बनना बड़ी बात ही है सर। कोई मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारे हैं। तो ये कोई आसपास वाले तो हमेशा से ही कहते थे पॉसिबल ही नहीं है। उनको पता भी नहीं होगा कि ये भर्ती के अलावा और कुछ भी होता है। ये हाँ, एसएसबी फिर एसएसबी क्या? मतलब किसी को मैं शुरू में, मैं इसे एनडीए नहीं निकले थे रिटर्न, जो 12th के बाद वाले कि हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फिर मैंने एनडीए निकाल लिया कि रिटर्न तो किसी का भी निकल जाता। एसएसबी निकाल के बताओ। फिर सर स्क्रीनिंग हुआ कि पहले दिन तो कोई भी हो जाता है, इनका कुछ नहीं है। अब जाके चुप हुए हैं। अब शांति है। अब लेकिन उनके कलेजे में आग लग गई होगी। हाँ, मतलब सर ये है कि आपके पेरेंट्स, मतलब जिनके सपोर्टिव है वो तो बहुत लकी हैं, पर कई घर से प्रेशर आता है फिर तैयारी करते हैं, उनके लिए तो और भी सैल्यूट है सर। मैं लकी था सर, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। जो बाहर वाला प्रेशर है उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। और जब तुम सिलेक्शन तक हुआ, आने नहीं दिया, है हाँ, ना? आने ही नहीं दिया कभी उसको। फिर वो जब इमोशंस, जब सिलेक्शन हुआ, जब उनके इमोशंस निकले, जब वो तब लगा। उन्होंने सब कुछ बताया होगा कि बेटा हमने क्या क्या हाँ, सुना है तेरे लिए, आज तुम्हें हाँ, बता देते हैं। बहुत, मतलब मैं तो लकी मानता हूँ सर, क्योंकि इसमें भगवान के साथ के बिना पॉसिबल नहीं है। कई बंदे थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं तो हमेशा से काबिल था इसलिए हो गया। पर मैं तो लक भी मानता हूँ इसमें कि भाई थोड़ा, भाई उन पर्टिकुलर 5 दिन पे सिंकिंग बैठनी भी जरूरी है। अब भाई सारे ही बोले तुरंत तो आने। तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में भी हो सकता था भाई, एनडीए एग्जाम निकाल के आप गए हो, है ना? हम्म, वहां पर तो बोला जाता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, तो हाँ, लाइक वो पहली बार में भी जाता, ठीक है, लेकिन भगवान ने कुछ तो सिखाने के लिए तुम्हें इतने अटेम्प्ट दिए होंगे, तो बहुत कुछ सिखा दिया होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं इसमें तो मैं ग्रेटफुल ही मानता हूँ कि क्योंकि इधर तैयारी करके, मतलब जो आप तैयारी करो वो आपको मिल जाए, तो उससे मतलब लकी आप नहीं हो सकते। क्योंकि वो कई साथ वाले हैं मेरे, या फिर कई सीनियर थे, तैयारी करी फिर नहीं हुआ, फिर कॉम्प्रोमाइज करके जब दूसरी चीज करनी पड़ती है, जनरली मतलब बुरा लगता है सर। तो इसमें लक फैक्टर है, भगवान का साथ जरूर चाहिए आपको। ये जो लोग कई रिकमेंड होते हैं, कई 5-5 बार भी रिकमेंड होते हैं, ठीक है मेहनत है उनकी, बट ग्रेटफुल भी होना चाहिए ऊपर वाले का। ठीक है। और लाइक फिर मैसूर में जब तुम रेकमेंड हुए, कुछ इमोशंस निकल रहे थे कि बस यार ये तो दूसरी बार हो गया, अब क्या कोई नहीं है? नहीं सर, मैं तो डरा हुआ था ऑनेस्टली। मैं तो डरा हुआ था कि हो जाए, मतलब साइक और जीटीओ के बेस पे लग रहा था हो जाएगा। थोड़ा डरा हुआ था, तो मैं सेंस ऑफ रिलीफ था। मैं तो अंदर ही अंदर, मैं थैंक यू सारे मैं तो ऐसे एक एक करके सब भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। गणेश जी से स्टार्ट होता हूँ, और फिर बहुत सही, बहुत सब। सही। हाँ, बस नेवी वाले में पहले था, एयरफोर्स वाले में तो डरा हुआ ही था कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि ऐसा इंटरव्यू किया था, फाड़ इंटरव्यू के दो कारण, सीधी। इंटरव्यू के कारण डरा हुआ था। ठीक है। थैंक यू गोपाल फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल इनसाइट्स। मजा आया तुमसे बात करके, है ना? एंड यू आर रेडी टू जॉइन द एकेडमी। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि यहाँ से तो जर्नी स्टार्ट होती है असली। मतलब यस अभी सर। तक तो कुछ भी नहीं था, असली मजा तो अब तुम्हें एकेडमी आएगा, फिर एकेडमी के बाद सर्विसेज में आएगा। ठीक है, एंड मेक श्योर तुम ये एनसीसी के देने आओ बाहर।
ठीक है, हाँ। ट्राई सर्विसेज रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है, कि तो भाई कहीं जब आगे चल के ऑफिसर जाके लाइक सीनियर ऑफिसर बनो तो आप बोलो यार मैं तो तीनों से रिकमेंड हो गया था, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं भी फ्लेक्स करवा रहा नहीं फिर वो ये वाला वीडियो देख लेंगे, गोपाल सर मैंने आपका वीडियो देखा हुआ है, प्लीज आप मुझसे लाइक संभल के रहिए। जी भैया। हूँ। थैंक यू सर, आपको भी मेरे को इनवाइट करने के लिए, और जेन्युइनली थैंकफुल हूँ आपके लिए भी। जेन्युइनली सही टाइम पे सही चीजें मिल गई, मतलब पहले मैम से गाइडेंस ली, फिर जो एक जो गैप था वो आपने फिल कर दिया, तो फिर वो सारी चीजें कंबाइन होके रिजल्ट भी आ गया। तो आपको भी थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन माय ड्रीम, माय जर्नी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। And welcome and thank you Gopal for coming on this platform and sharing your valuable insights. ठीक है, thank you all for watching this video. I hope you find this video helpful. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू, बाय बाय।